हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर मैगजीन देख सकते हो, सितंबर 2022 की आप लोगों के सामने है। मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़। अगर आप इसकी ओरिजिनल पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो 10 रुपये की मिल जाएगी। और आपको मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है वो ओरिजिनल पीडीएफ को पा सकते हैं। इसकी जो एनोटेड पीपीटी पीडीएफ वगैरह हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर आप पढ़िए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ से ये चीज़ एक्सेस हो सकती है। तो अब इस मैगज़ीन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है CSIR, और CSIR के एस्टेब्लिशमेंट के लगभग 80 साल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो उस उपलक्ष्य में मैगज़ीन जो है वो यहाँ पर प्रकाशित कर दी। अब इसमें पिछले 80 सालों में CSIR का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में सब कुछ काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। रिकॉर्ड 90 पेजेस इन द मैगजीन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो 90 पेज हैं मैगजीन के अंदर में, लेकिन 90 के 90 पेज हमारे किसी काम के नहीं हैं। कुछ बच्चे मैगजीन को परचेज करते हैं और उसको पूरा पढ़ने लगते हैं। भाई, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से हमारे काम के आप समझो कि 30 पेज के करीब यहाँ पर बनते हैं। उन 30 पेजों की अगर हम बात करें तो स्लाइड्स यहाँ पर लगभग 110 के करीब स्लाइड जो है वो बनी हुई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब इंक्लूड किया, अब चाहे स्लाइड 110 हो चाहे 210 हो। ओके, तो ये चीज़ें इंक्लूड कर ली गई हैं। तो ये आपको मैं बताऊँगा क्या क्या पढ़ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब आपको कर देना है। इसमें हम बेसिकली मैगज़ीन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हम बेसिकली 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे मैगज़ीन के अंदर में। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं कि CSIR है, तो CSIR का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ ओवर द ईयर, लगभग 10-10 साल के जो गैप है उनके हिसाब से देखेंगे। जो मैगज़ीन के अंदर दिया गया था कि CSIR ने आखिर 1960s में क्या किया, 1950s में क्या किया, ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे। दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर में देखेंगे, CSIR की बहुत सारे मिशन चलते हैं, लाइक एरोमा मिशन है या फिर फ्लोरिकल्चर मिशन है, तो मिशन पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरी चीज़, CSIR ने काफ़ी चीज़ें डेवलप की हैं, जैसे 1952 के अंदर में जो पहली इंक बनाई थी बोटिंग के लिए, जो इंक लगती है ना उंगली पर, वो इंक इन्होंने डेवलप की थी। तो ऐसे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। लगभग 30 स्लाइड्स तो इसी चीज़ के ऊपर में यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। और चौथे नंबर पर आ जाती हैं कुछ मिसलीनियस चीज़ें, जैसे CSIR के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, या CSIR जो है वो और अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनको इग्नोर कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और पर बताता चलूँगा कि हाँ, ये चीज़ इंजीनियरिंग के लिए थी तो आपको नहीं कवर करनी है। तो इस तरीके से हम जो है वो इस पूरी मैगज़ीन को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और पहला आर्टिकल जो है वो आपको ये मिल जाएगा, लिखा हुआ है ऑन रियलाइजिंग CSIR अमेजिंग पोटेंशियल। पूरे आर्टिकल को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही आपसे किसी तरीके से पूछा जाएगा। 80 साल हुए हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये निकलता है मेंस के अंदर में कि CSIR के बारे में बताइए और इसका क्या जो है वो कह सकते हैं कि योगदान रहा पिछले 80 सालों में, उसकी चर्चा यहाँ पर कीजिए। ओके, तो 80 सालों में योगदान पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि कोविड-19 के दौरान क्या योगदान रहा, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये बनता है आपका अब मेंस का क्वेश्चन। इसके अलावा आपके प्री के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से नहीं, इस वाले आर्टिकल से नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग ए STIR इन CSIR। ओके, तो CSIR के अंदर में STIR बनाने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो ये STIR है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। STIR बेसिकली कुछ नहीं है, हमने जो है वो फुल फॉर्म बनाई है इन 4 चीज़ों को मिला करके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, CSIR हो या कोई भी हो, इसरो हो वगैरह वगैरह, ओके, उन सब के अंदर में 4 चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि कोई भी अगर कंक्लूजन लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर में स्टिर की आवश्यकता है, STIR की, यानी स्पीड, स्केल एंड सस्टेनेबिलिटी, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट, इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड इंक्लूजन, एंड रीइमेजिंग, रीबिल्डिंग एंड रीपोजिशनिंग। तो ये पर्टिकुलरली CSIR के बारे में नहीं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख सकते हो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इवन कंट्री के अंदर में जब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर की बात कर रहे हैं तब भी ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो उस हिसाब से आप जो है वो इन चीज़ों को याद रखोगे कि हाँ भाई, ये जो है वो स्टेट जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान में। इसके बाद आगे एक पेज पर CSIR की वाटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में दिया गया था। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट पूरा काम करेगी अपने सिटीजन्स को वाटर की सप्लाई देने में, वो भी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देने में। तो उसी सिलसिले में आप देखो कि CSIR गवर्नमेंट के इस सपने को पूरा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आता रहता है। कंट्री के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन पहले से ही है,
लाइक ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन मिल जाएगा, ऑर्सेनिक है, फ्लोराइड है, आयरन है, उनके कंटेंट ज़्यादा मिल जाएंगे, उनको कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ लाइक डीफ्लोरिनेशन प्लांट यहाँ पर लग रहे हैं। ओके, याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है वैसे, कितना करेगा ये सब भी ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा समझो कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इस तरीके की है। तो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम और केमिस्ट्री वगैरह का इस्तेमाल करके डीसल्फराइजेशन यूनिट यहाँ पर लगाई गई है। ऐसे ही सीरामिक मेम्ब्रेन फॉर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पर लगाया गया है। ग्रे वाटर वो वाटर होता है जो कि आपके किचन वगैरह से निकलता है, साफ दिखता है लेकिन साफ होता नहीं है। ओके, तो उसको यहाँ पर जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। ऐसे ही आयरन को फ्री करने के लिए अलग अलग तरीके की और भी चीज़ें हैं, लाइक टर्बिडिटी रिमूवल करना है तो ये रहा, आर्सेनिक रिमूवल करना है तो इस तरीके की कोई मशीन उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि टेराफिल के बारे में मैंने आपको कई बारी पढ़ाया। टेराफिल जो है वो बेसिकली एक सस्टेनेबल वे है जिसकी मदद से हम वाटर ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे पूरा सब डिटेल के अंदर में। ये तो सिर्फ एक इमेज दी गई थी तो मैंने यहाँ पर आपको वो इमेज दिखा दी। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं, और CSIR ने पहली बार जो जो काम किए हैं वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं। ओके, जैसे जैसे अगर हम बात करें, ये सब काम CSIR ने सबसे पहले किए इंडिया के अंदर में, किसी और इंस्टीट्यूशन में इतना पोटेंशियल नहीं था। जैसे अगर हम बात करें कंट्री के अंदर में, जब इलेक्शन होने थे 1952 के, तो पहली बार इंडेलेबल इंक जो है वो इन्होंने यहाँ पर बनाई। इंडेलेबल इंक का मतलब है जब आप वोटिंग डालने जाते हो तो आपके उंगली पर इंक लगा देते हैं ताकि आप दोबारा ना जाओ। ओके, तो वो इंक जो है वो यहाँ पर CSIR ने पहली बार बनाई थी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट एवर बेबी फूड यहाँ पर तैयार किया था बुफेलो मिल्क से। ये सब फैक्ट हैं, जब आपसे पूछा जाएगा कि CSIR का कंट्रीब्यूशन क्या रहा पिछले 80 सालों में, तब आपको इनमें से 5 या 6 पॉइंट्स अच्छे अच्छे से उठा करके अपने आंसर को कंप्लीट करना पड़ेगा। इंक वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर और बहुत सारे दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं। ओके, तो मैं एक बार आपको जो है वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनको हम डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया 30 से 40 स्लाइडें लगभग इसी चीज़ के ऊपर हैं। तो यहाँ पर इग्नोर करते हुए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इनको डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये सब काम यहाँ पर किया है। लाइक पैसेंजर प्लेन यहाँ पर बनाया 14 सीटर का जिसका नाम था सारस। उसके अलावा फर्स्ट ऑल कंपोजिट एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था हंस। फर्स्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया DNA फिंगरप्रिंटिंग इंडिया के अंदर में। ओके, इसी तरीके से फर्स्ट पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर यहाँ पर तैयार किया। तो कंप्यूटर्स को पैरेलली लगा करके कह सकते हैं कि कंप्यूटर की क्षमता को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की गई। ओके, तो इस तरीके की और चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि ये सब जो है वो काम यहाँ पर किया गया। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश की गई अंडमान के अंदर में जो ट्राइब है वहाँ पर। इसी के अलावा अगर हम देखें तो रिसर्च शिप यहाँ पर तैयार किया गया इंडिजीनियसली बिल्ड, जिसका नाम था सिंधु साधना। ओके, इसी तरीके से ये सब आपका DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर के इंडिया के अंदर में पहला इंडिया का गायरोट्रॉन यहाँ पर जो है वो तैयार किया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लाइक फर्स्ट 4 डोर इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर जो है वो तैयार की महिंद्रा के साथ कोलेबोरेशन करके। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल प्रोटोटाइप कार यहाँ पर डेवलप की गई। कोस्ट एफिशिएंट फ्यूल यानी डाई मिथाइल ईथर उसको उसकी क्लीनिंग यहाँ पर शुरू की। ओके, तो फुटवेयर साइजिंग सिस्टम भी लेकर के आए। ये सब हम डिटेल में भी कवर करने वाले हैं, ये जस्ट एक ओवरव्यू है और ये स्लाइड के अंदर में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से CSIR ने 80 साल में क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। अगर हम बात करें, एक इंडिया का पहली बार कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर किया गया। इसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी इनके द्वारा ही एस्टेब्लिश यहाँ पर की गई, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है पेटेंट डुप्लीकेशन में, या फिर कह सकते हैं कि पेटेंट थेफ्ट को रोकने में। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये है माइक्रो एयर व्हीकल एरोडायनामिक्स रिसर्च टनल। ऐसा सब भारी भारी याद नहीं रखना, सिंपल अच्छी चीज़ें याद रखनी है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी याद रखो, जीनोम सीक्वेंसिंग आप यहाँ पर याद रखो, फूड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद की, और जो भी मैंने मेन पढ़े वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बाकी डिटेल में तो हम कवर करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और ये आर्टिकल भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि CSIR और उसने किस तरीके से, जब से उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, 1942 के अंदर में। ओके, और 1942 से जब तक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, किस तरीके से CSIR जो है वो आगे बढ़ा, यानी कि 1950s में क्या किया, 1960s में क्या किया। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। वो पीरियड CSIR के लिए कैसा रहा कैसा नहीं रहा उसकी बात करते हैं। CSIR जो है वो फाउंड किया गया 26 सितंबर 1942 को। एग्जैक्ट डेट है, याद रखना चाहो रखो, वरना 1942 याद रह जाए तो सफिशियंट है। ओके, काम क्या था इसका जब इसको बनाया गया था, तो काम ये था
कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए हम जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होगी तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री का देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हुई। शुरू में इसके अंदर में 5 ही लेबोरेटरीज थी, 1945 तक सिर्फ 5 लेबोरेटरीज इसके अंदर में थी, लेकिन धीरे धीरे इस नेटवर्क को बढ़ा करके 37 लेबोरेटरीज़ का यहाँ पर कर दिया गया है, जिससे कि इसकी जो सपोर्ट है, पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस है, एक्शंस हैं, वो सब यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे बढ़े। धीरे धीरे अगर हम देखें तो 1942 से लेकर के सबसे पहला पीरियड 1956 तक का आ जाता है, यानी कि इस 15 साल के पीरियड में CSIR ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया वो यहाँ पर दिखाया गया। अब शुरुआत थी, हम स्वतंत्र हुए थे तो पैसे की भी कमी थी, एक्सपर्टीज़ की उतनी कमी नहीं थी, लेकिन उनको इंडिया में रोकने की ज़रूरत यहाँ पर थी, तो वही सब चीज़ें जो हैं वो दिक्कत के रूप में आती थी। ओके, CSIR को रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, प्राइवेट सेक्टर के भी और गवर्नमेंट सेक्टर के भी। तो डोनेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी था, कैश के रूप में हो सकता था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना करके दे सकते हो, लैब सेटअप करके दे सकते हो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है वो हमारे यहाँ CSIR को यहाँ पर पड़ी। CSIR ने अपने शुरू के 15 सालों में अपनी लेबोरेटरीज़ को 17 तक पहुँचा दिया। 1945 तक सिर्फ 5 ही लेबोरेटरीज़ थी। आप देखोगे कि 1956 तक धीरे धीरे लेबोरेटरीज़ की संख्या को यहाँ पर 17 जो है वो कर दिया गया। CSIR उस समय एकमात्र मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर यहाँ पर बन चुका था। ओके, और इसमें फिर एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च सपोर्ट वगैरह सब उपलब्ध यहाँ पर कराए गए, और ये सब चीज़ें जो है वो अर्ली फेज़ में चली। तो वही बात है कि रिसोर्सेज की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी। फिर आता है ग्रोथ का पीरियड 1957 से लेकर के 1971 तक, यानी कि अगले 15 साल तक किस तरीके से काम यहाँ पर किया। ओके, तो लेबोरेटरीज़ की संख्या यहाँ पर बढ़ती रही और डुअल रोल देखने के लिए मिला, एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च भी देखने के लिए मिली और इंट्रा मोरल रिसर्च भी देखने के लिए मिली। मतलब ये है कि डोमेस्टिक लेवल पर भी काम हो रहा था और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू भी यहाँ पर काम हो रहा था। तो दोनों तरीके का जो नेटवर्क है वो इन्होंने यहाँ पर तैयार किया। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि ये वो समय था जब इंडिया ने जो है वो फूड सिक्योरिटी यहाँ पर हासिल की। आपको पता है कि सब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह इसी पीरियड के दौरान में यहाँ पर हुए थे। ओके, और उसमें भी आपका CSIR का काफ़ी रोल था। CSIR ने इंडिया की फूड सिक्योरिटी ड्राइव में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिया। उन्होंने स्वराज ट्रैक्टर लॉन्च किया। देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में क्या योगदान था CSIR का। लिखने के लिए आए तो यही पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। और कुछ और एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट थे उन्होंने यहाँ पर किए, जैसे कि इंडिया के अंदर कल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा दिया, एग्रो केमिकल्स के डेवलपमेंट में भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाई। उसके बाद अगर हम देखें तो बुफेलो मिल्क से अमूल पाउडर टेक्नोलॉजी किस तरीके से बनाई जाए। ओके, तो वो सब चीज़ें जो है वो निकाल करके लेकर के आए, और ये दिखाता है कि CSIR का ये एफर्ट बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। ओके, तो ये पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात रखें तो फिर आता है पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन 1972 से लेकर के 86 तक का। 72 से लेकर के 86 तक का पीरियड जो अगले 15 साल का पीरियड था, बेसिकली इसको पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पर कहेंगे। इंडिया के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई जा चुकी थी, और इसके जरिए जो साइंस का इकोसिस्टम है उसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। रिसर्च में प्रमोशन देखने के लिए मिली, एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च सपोर्ट जो है वो देने शुरू किए गए, मतलब फंडिंग वगैरह सब यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गई। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बढ़ी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देखने के लिए मिला, और टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है वो नेशनल प्रायोरिटी के रूप में उभर करके आया। रिवर्स इंजीनियरिंग को भी हमने यहाँ पर बेसिकली यूज़ करना शुरू किया। रिवर्स इंजीनियरिंग वही है कि आप बाहर से सीख करके जो है वो वापस आएंगे, तो ये मेथड जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आता है पीरियड ऑफ री इन्वेंशन, ये अगले 15 साल का पीरियड जो है इसको पीरियड ऑफ री इन्वेंशन कहेंगे। और इसमें जो है वो एक्सटर्नल कैश फ्लो, इस कंसेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, और कैश फ्लो काफ़ी ज़रूरी होता है रिसर्च के लिए। उसी चीज़ को देखते हुए ये बेसिकली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला। CSIR की जो लीडरशिप है उसमें भी लगातार चेंजेस आ रहे थे, मतलब डायरेक्टर्स जो हैं वो लगातार चेंज हो रहे थे। CSIR की अगर हम बात करें, नए पाथ खुल करके आ रहे थे। ओके, न्यू फाउंड डायनामिज्म चेंजेस हो रहे थे, और ग्लोबलाइजेशन भी हुआ इसी समय पर, लिबरलाइजेशन भी हुआ इकोनॉमी का उसी समय पर। नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे असर पड़े, जिसकी वजह से मार्केट में चेंजेस के कारण CSIR जो है उसको और ज़्यादा स्पेस देखने के लिए मिला। उसको दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कोऑपरेशन यहाँ पर बढ़ा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर उभर करके आया। अलग अलग कमेटीज़ ने इस बात को भी कहा, जैसे कि केलकर कमेटी है जो कि CSIR के री इन्वेंशन को लेकर के बनाई गई थी। ओके, उन्होंने कहा कि CSIR के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस है उसको
मीज़र करना चाहिए पब्लिक प्राइवेट स्ट्रेटजिक और सोशल गुड्स के अंदर में। मतलब CSIR ने अलग अलग क्षेत्रों में क्या काम किया, पब्लिक क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट स्ट्रेटजिक क्षेत्र में और सोशल क्षेत्र में क्या क्या काम किए, इसको इस तरीके से अलग अलग तरीके से मीज़र जो है वो यहाँ पर करना चाहिए। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ओके, इसके अलावा वही है कि CSIR का मोटिव क्या था, टेक्नोलॉजी लेड कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका एक मकसद जो है वो निकल करके आया। काफ़ी फिर लेदर सेक्टर वो भी यहाँ पर बढ़ा टेक्नोलॉजी मिशंस के थ्रू। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि लेदर के क्षेत्र में आखिर हुआ क्या। ओके, बट बाद में देखेंगे, पहले इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ख़त्म करते हैं। फिर आता है आपका 2002 से लेकर के 2016 का पीरियड, जिसमें हमने जो है वो CSIR का एक नया रूप देखा। इसमें आप देखोगे कि वर्किंग कल्चर को उभारा गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया हुआ, सारी की सारी जो लैब्स थी उनको अपडेट यहाँ पर किया गया, इनकी अपनी खुद की जो अकेडमी है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आई, इनोवेशन के लिए जगह जो है वो यहाँ पर बढ़ी। तो ये चीज़ें नहीं हुई यहाँ पर। और सेकंड स्टेज री इन्वेंशन कह सकते हो या पुनर्जागरण इसको यहाँ पर कह सकते हो। ओके, तो ये उभर करके आया, एक नया CSIR देखने को मिला क्योंकि उसका मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर हो चुका था। और ये मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए जो है वो ये चीज़ें निकल करके आई कि एक CSIR का रूप जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, और इसमें बेसिकली 2016 से 2030 का डाटा है। अब हम इसको धीरे धीरे और नए की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। ओके, मतलब वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए CSIR को वर्क करना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर है क्लाइमेट चेंज वगैरह सब, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें हमें यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। तो दुनिया भर में जो है वो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें CSIR को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इन हाउस रिसर्च को बढ़ावा देने की कोशिश करनी है और डेवलपमेंट को इस तरीके से ही यहाँ पर बढ़ाना है। मार्केट में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे रिसर्च आपको बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे सब कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर में रिसर्च करना शुरू करें, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे। कंपटीशन की अगर ज़्यादा हुआ तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं, उसको रोकना है। एक्सपर्टीज़ भी हमारे पास यहाँ पर रहनी चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड हैं वो भी उपलब्ध कराने हैं। IPR रिजीम को भी सही रखना है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर वर्क करना है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ बस यूँ समझ लो कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है उस पर हावी होना चाहती है। ओके, तो CSIR जो है वो इस तरीके से है, और लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड एजेंसीज़ में से आती है। बहुत सारा फंड CSIR को यहाँ पर जाता है ताकि इंडस्ट्रियल रिसर्च बढ़े और डेवलपमेंट यहाँ पर हो, और इन्होंने किया भी है। सब कुछ देखने वाले हैं हम, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। ओके, और सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये देख सकते हो कि फिर से इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में दिखाया है कि कैसे CSIR ने इन सब फंड्स का, एक्सपर्टीज़ का अच्छा इस्तेमाल किया पिछले 80 सालों में। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, लाइक इंडेलेबल इंक बनाई, अमूल बेबी फूड यहाँ पर तैयार किया, स्वराज सोनालिका ये ट्रैक्टर और पेस्टिसाइड्स वगैरह यहाँ पर तैयार किए। ओके, ये चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा जेनेरिक ड्रग्स काफ़ी सारी बनाई, मेक इन इंडिया टॉयलेट्स वगैरह सब उनका यूज़ करना शुरू किया। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी देखा, कुछ याद रखो सफिशिएंट है। इसके अलावा इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनाई जो कि फ्लाई ऐश से टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लाई ऐश टू वेस्ट प्लास्टिक डेट वी यूज़ टू बिल्ड रोड्स को बनाने में फ्लाई ऐश है या प्लास्टिक है उसका यूज़ हो, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई। कंक्रीट स्लीपर्स ये सब मिल जाएंगे। इंडियन रेलवे के लिए भी काम किया। लेदर प्रोडक्ट जो है उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया, और इस तरीके से किया कि उनसे पोल्यूशन यहाँ पर ना हो, और इंडिया जो है वो अब इनको खुद भी यूज़ करता है और एक्सपोर्ट भी यहाँ पर करता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया है, वो भी हम देखेंगे। ओके, और सेफ्टी ऑफ कोल माइन वर्कर्स और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। राइस ब्रान ऑयल उसको भी डेवलप यहाँ पर किया गया है, उसकी प्योरीफिकेशन की जो अलग अलग टेक्निक्स हैं वो भी लाई हैं, और साथ ही साथ लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए अरोमा मिशन है, डिटेल में देखेंगे। ओके, और ये साइंस रिपोर्टर मैगजीन भी प्रकाशित कर रहे हैं, जो कि एट प्रेजेंट हम कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो 64 से ये मैगजीन जो है वो प्रकाशित यहाँ पर हो रही है, और ये चीज़ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो CSIR के बारे में लिखा जाता है कि CSIR इज़ लाइक अ इंटेल इनसाइट, ओके, फॉर इनन्यूमरेबल स्ट्रेटजिक सेक्टर टेक्नोलॉजी from sensor to missile to radiation safety glasses of atomic reactors and head-up display of our indigenous supersonic jet Tejas
टू 5 सीटर एयरक्राफ्ट फॉर ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि CSIR को इंटेल इनसाइट कहा जाता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आप यहाँ पर देखते हो उन सब के पीछे किसी न किसी तरीके से CSIR का हाथ यहाँ पर है। चाहे उसने उसका कोई भी इक्विपमेंट डेवलप किया हो, बट वो उस इक्विपमेंट के बिना वो चल नहीं पाता, इसलिए CSIR का जो रोल है वो यहाँ पर नज़र आता है। चाहे एटॉमिक रिएक्टर हो, सेफ्टी ग्लासेस हों, मिसाइल्स हों, सेंसर्स हों, तेजस सुपरसोनिक जेट हो, उसमें हर किसी में इसका योगदान यहाँ पर निकल करके आता है। इसको टाइम कीपर भी कहते हैं नेशन का। नेशन के बढ़ने के साथ साथ CSIR भी यहाँ पर बढ़ा है, टाइम के साथ जो है वो नेशन के साथ चला है, स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन रखते हुए ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैराइन रिसोर्सेज पर भी स्पेशल फोकस है, इसको डिटेल में कवर कर लेंगे, दिया गया है आगे। ओके, इसके अलावा इन्होंने जो है वो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज को भी बचाया है। इन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार की, जो कि अलग अलग भाषाओं में है और हमारी कह सकते हैं कि जो बौद्धिक संपदा है उसकी रक्षा करती है, ताकि कोई और कंट्री इसके ऊपर पेटेंट ना ले ले और मोनोपोली क्रिएट ना कर ले। ओके, तो उसके लिए ये काम यहाँ पर किया गया है और लिस्ट बहुत लंबी है, जैसा कि हमने शुरू की 2 स्लाइड्स के अंदर में कवर भी यहाँ पर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि CSIR जो है, CSIR का जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होता है और एट प्रेजेंट कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी होंगे। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये जो है वो है। और इसके अलावा इन्होंने स्टैंड अप इंडिया ये कार्यक्रम वगैरह शुरू किए हैं और स्पेशली जो है वो CSIR को संबोधित करते हुए कि CSIR इन क्षेत्रों में कुछ यहाँ पर जो है वो उसको भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सब छोड़ भी सकते हो। ओके, एक प्रोग्राम चला है जिसका नाम है CSIR 800 और इसके अंदर में कह सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिससे कि ऐसे इनिशिएटिव थे इसके अंदर में दैट वुड मेक अ डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ पीपल एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। तो जो इकोनॉमिक पिरामिड होता है उसके जो सबसे नीचे के लोग हैं, मतलब पुअर सेक्शन जो है, उसके लिए उसकी लिविंग कंडीशंस को उभारने के लिए ये मिशन जो है वो चलाया गया था। जैसे ई रिक्शा जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो ई रिक्शा का डेवलपमेंट जो है वो आपका CSIR 800 प्रोग्राम के अंदर में ही चला था। और ये जब से ई रिक्शा डेवलप हुए हैं तो जो पुअरेस्ट हैं वो भी अब जो है वो अपनी आजीविका कमा पा रहे हैं, उनको भी कह सकते हैं कि आमदनी यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 2012 में ACSIR यानी कि अकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च वो भी डेवलप यहाँ पर की गई थी और अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने का काम इसके अंदर में होगा। बेसिकली जैसे इसरो की अपनी कह सकते हैं कि एकेडमिक ब्रांच है, ऐसे ही इसकी भी यहाँ पर एक एकेडमिक ब्रांच आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टुडे ये एक वर्चुअल नेटवर्क्ड यूनिवर्सिटी के रूप में वर्क करती है। ओके, एस्टेब्लिश्ड विदाउट एनी एडिशनल फंडिंग फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूसिंग नियरली 1000 PhDs एवरी ईयर। तो PhD जो है वो देने का काम होता है और फिर ये जो लोग हैं वो आपके CSIR में योगदान जो है वो देते हैं। तो जस्ट नाम याद रखो कि हाँ भाई इसकी जो अकेडमी है उसका नाम क्या है, 2012 में बनी, बाकी कितना फंड कहाँ से आता है नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आगे चलें और कोविड-19 के दौरान में CSIR का रोल भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने फ्रंट पर आकर जो है वो वर्क किया, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए, अलग अलग तरीके की PP किट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जीनोम सर्विलियंस किया और डायग्नोसिस के लिए फेल्यूडा टेस्ट भी यहाँ पर जो है वो डेवलप किया। कोवैक्सिन एडजुसेंट हैं, वो सब चीज़ें निकल करके आती हैं। ओके, तो कोविड-19 में क्या रोल रहा वो भी हम आगे देखने वाले हैं। काफ़ी बड़ी मैगजीन है तो घबराने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 15 ईयर्स बैक CSIR ने एक इनिशिएटिव चलाया था जिसका नाम है ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी मूवमेंट, OSDD मूवमेंट। ये मूवमेंट याद रखना कि नेग्लेक्टेड डिजीज़ के लिए था, ऐसी डिजीज़ जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बट वो उभर करके दोबारा से यहाँ पर आती हैं। तो इससे जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक में भी हमें थोड़ी सी मदद मिली, क्योंकि सार्स कोविड जो है वो आपका 2002-2003 में भी आया था और नेग्लेक्टेड के रूप में ही उस समय देखा जाता था और इसीलिए इसको जो है वो इस तरीके से मूवमेंट चला गया और कोविड-19 पेंडेमिक में हमें मदद भी देखने के लिए यहाँ पर मिली। इसके अलावा जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो भी धीरे धीरे शुरू की गई और अगर हम बात करें तो
ये आपको मिल जाएगा कि दिस पोजिशनिंग अलाउड इंडिया थ्रू द INSACOG INSACOG एक ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर में बहुत सारी एजेंसीज आ जाती हैं, बहुत सारी लेबोरेटरीज आ जाती हैं। पूरे इंडिया में इसका जो है वो नेटवर्क फैला हुआ है, जीनोम सर्विलियंस करने में मदद करते हैं और कोविड-19 2 में किस तरीके से म्यूटेशन और वेरिएशन हो रहे हैं उस सब के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में जो है वो निकल करके आई कोविड-19 पैंडमिक के दौरान में। तो ये सब पॉइंट जो है वो भी आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ये आर्टिकल आ जाता है और यहाँ लिखा हुआ है कि 80 साल में CSIR ने नेशन को क्या दिया। ओके, तो फिर वही चीज़ें रिवाइज होंगी। ओके, बट अभी जो है वो चीज़ें डिटेल में रिवाइज होंगी। अब 80 साल में क्या किया, तो ये कुछ लीडर्स हैं उनके CSIR के बारे में कहे गए जो कथन है उनको दिया गया है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल CSIR के डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, वो एक फाउंडिंग फादर भी थे। ओके, तो उनके बारे में भी यहाँ पर बेसिकली दिया गया है कि उन्होंने CSIR के बारे में क्या कहा। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ऐसे ही आपको श्री सी राजगोपालाचारी मिल जाएंगे। ओके, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ कहा है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है और जितेंद्र सिंह जी ने भी यहाँ पर कहा है जो कि साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं। तो इन सब के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हो। लगभग शांति स्वरूप भटनागर जी का ज़रूर से पढ़ लें। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। बाकी तो लीडर्स हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन याद रखने के लिए ये चीज़ें सफिशेंट हैं। जैसे लिखा हुआ है वही सब है कि साइंस जो है वो हैज़ नो फ्यूचर इन इंडिया जब तक हमारा एग्रीकल्चर और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सही से डेवलप ना हो जाएं। मोर फूड एंड मोर हेल्थ दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे फैक्टर्स के ऊपर कि CSIR कितनी तेज़ी से बढ़ेगा या साइंस कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसमें CSIR जो है वो इन चीज़ों को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, बेनिफिट जो है वो यहाँ पर हमें मिलेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग लोगों ने कही हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि CSIR जो है वो आपका सितंबर 1942 में निकल करके आया और 80 साल यहाँ पर हो गए हैं साइंस एंड टेक में नेशन को सर्विस देते हुए। और पिछले 80 दशक में क्या किया क्या नहीं किया उसको डिटेल में जो है वो यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे 1940s में जब बना ही बना था तब क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1940s के अंदर में बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पर निकल करके आया। तो CSIR नाम बाद में पड़ा, पहले जो है वो ये इस नाम से जाना जाता था और इसको अलीपुर कोलकाता के अंदर में एस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया था। इसके अंदर कुछ मेंबर्स थे लाइक JC बोस हैं या नज़ीर अहमद हैं, तो ये कुछ लोगों के नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें 1941 के अंदर में जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं, वायसराय थे उस टाइम इंडिया के, इन्होंने डॉक्टर SS भटनागर को फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस बोर्ड यहाँ पर बनाया। तो अभी बोर्ड ही है। ओके, उसको याद रखिएगा, इसके फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पर बनाया। और फिर धीरे धीरे इसके अंदर में इंडस्ट्रियल रिसर्च फंड जो है वो तैयार किया गया 10 लाख रुपए की ग्रांट के थ्रू। मार्च 1942 के अंदर में BSIR रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया एज CSIR टू एडमिनिस्टर द फंड। और फिर अगर हम बात करें सितंबर 1942 के अंदर में CSIR को जो है वो एज एन ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा जो है वो यहाँ पर मिल गया। और डॉक्टर SS भटनागर की बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR यहाँ पर निकल करके आते हैं। ओके, तो शांति स्वरूप भटनागर जी ये रहे। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को कि जितने पॉइंट यहाँ पर बताए। फिर 1950s में इनका एक फेमस आविष्कार, जैसा कि मैंने बताया, इंक बनाई इन्होंने और ये इंडेलेबल इंक थी। CSIR के अंदर में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने 1952 के इलेक्शन में ये इंक जो है वो तैयार की और इंक जो है वो इंडिया में यूज़ की जाती है। साथ ही साथ नेपाल, कंबोडिया, तुर्की, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट भी यहाँ पर किया जाता है। 1960s के अंदर में इन्होंने ऑप्टिकल ग्लास यहाँ पर तैयार किए और ऑप्टिकल ग्लास CSIR के अंदर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर तैयार किए जाने शुरू किए गए। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। फिर इन्होंने यहाँ पर ट्राइसोनिक विंड टनल जो है वो यहाँ पर तैयार की CSIR के अंदर में। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने 1960s में इस टनल को जो है वो यहाँ पर बनाया। ओके, ये विंड टनल थी बेसिकली इस चीज़ को देखने के लिए बनाई गई थी कि एयरक्राफ्ट और उसमें जो टर्बुलेंस यहाँ पर होगा वो उससे हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, एयर फ्लो किस तरीके से होगा, उन सबको मॉनिटर करने के लिए काम किया गया था। इसके अलावा 1970s के अंदर मैंने बताया कि अमूल स्प्रे नाम से कह सकते हैं कि इंस्टेंट मिल्क बेबी फूड यहाँ पर तैयार किया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटीज़ के लिए और बुफेलो से इस मिल्क को जो है वो बेसिकली तैयार किया गया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कंट्री के अंदर में CSIR के अंदर में जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसको यहाँ पर तैयार किया। तो इंटरनेशनल जो मोनोपोली थी कुछ ही कंट्रीज़ की उसको तोड़ते हुए ये बेबी फूड जो है वो तैयार किया गया।
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्वराज ट्रैक्टर का डेवलपमेंट भी इसी समय में हुआ जब इंडस्ट्रियल वो कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर चल रहा था। ओके, तो मैकेनाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर के अंदर में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने के लिए CSIR का सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने स्वराज ट्रैक्टर यहाँ पर डेवलप किया। 20 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर था और पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड को इसका लाइसेंस जो है वो 1974 में दिया गया। सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम याद रख लो, एग्रीकल्चर में रोल पूछे तो इसको छाप देना, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे कि स्मोकलेस कुकिंग के लिए नूतन नाम से कह सकते हैं कि स्टोव जो है वो यहाँ पर निकाला। ओके, स्टोव खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये CSIR के इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा डेवलप यहाँ पर किया गया था और मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर दिया। तो थोड़ा थोड़ा याद रखो। इसके अलावा ये वाले हेड पंप आप जगह जगह लगे हुए देख सकते हो, इसका भी अपना नाम है जिसका नाम है इंडिया मार्क II पंप, और इससे जो है वो ऐसी जगहों पर जहाँ वाटर की सुविधा नहीं थी वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। इसके जो पार्ट्स हैं वो ऐसे थे कि जंग ना लगे उन पर, यानी नॉन कोरोसिव और नॉन मेटेलिक पार्ट्स का इस्तेमाल जो है वो रूरल इंडिया में हेड पंप लगाने के लिए किया गया। इसके अलावा मैंने आपको हाल ही में अभी अभी बताया कि पैरेलल कंप्यूटर्स जो हैं वो डेवलप किया गया जिसका नाम था फ्लो सॉल्वर, और इस तरीके से काफ़ी सारे कंप्यूटर मशीनरीज जो हैं उनको पैरेलली फिट यहाँ पर किया गया बाई नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। और इससे कह सकते हैं, इसका नाम याद रखना फ्लो सॉल्वर है, और कह सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर पैरेलली लगाए जाते थे। कंट्री के अंदर में जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ उसके पीछे की जो कहानी है वो ये पैरेलल कंप्यूटर जो है वो आपको बताते हैं। कंप्यूटर्स की स्पीड को तेज़ करने के लिए ये काम यहाँ पर बेसिकली किया जा रहा था, तो वो चीज़ निकल के आती है। उसके अलावा ये सारे डेवलपमेंट भी यहाँ पर हुए हैं, कुछ को देखते हैं। ओके, बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो नालगोंडा टेक्निक का डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है वो वाटर के अंदर से फ्लोराइड को रिमूव करते हैं, तो फ्लोराइड रिमूवल की टेक्निक थी जिसका नाम है नालगोंडा टेक्निक। प्री का क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ से। ओके, और ये जो है वो आपका कह सकते हैं कि नाम कैसे पड़ा, नाम पड़ा जहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगाए गए, टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। और टेक्निक जो है वो नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप यहाँ पर जो है वो की गई, और ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन जिसको पायोनियर इन्वेस्टर का स्टेटस भी यहाँ पर दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसमें जो है वो हमारी CSIR का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, उसने एक मेजर रोल प्ले किया। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें पायोनियर इन्वेस्टर का जो कह सकते हैं टाइटल स्टेटस हमें यहाँ पर मिल पाया। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वो भी तैयार की जिसका नाम है सहेली, और इसमें किसी भी तरीके से अगर आप इसको लेते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा, ये चीज़ जो है वो निकल करके आती है। उसके अलावा एरोस्पेस सेक्टर के अंदर में आप देखोगे कि जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है CSIR के अंदर में, उसने हंस नाम का पहला ऑल कंपोजिट 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो एक चीज़ ये रही आपकी जिसका नाम है एस्मोन। ओके, ये नॉन टॉक्सिक है, लीवर के लिए हर्बल मेडिसिन है। ओके, ये भी डेवलप यहाँ पर की गई अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। बैम्बू फ्लोवरिंग के ज़रिए जो है वो आप देखोगे कि कह सकते हैं कि ये बैम्बू फ्लोवर्स ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एंड that too once in 7 to the 100 years depending on the species. The plant dies after the flowering. In 1990s CSIR के साइंटिस्ट ने हिस्ट्री क्रिएट की when they made bamboo flowering within weeks possible by using the tissue culture technology। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए बैम्बू की जो शेल्फ लाइफ है उसको यहाँ पर बेसिकली बढ़ाने की कोशिश की गई। उसके फ्लोवर्स जो हैं वो जल्दी सूख जाते थे, उसको उसकी लाइफ जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड आइटम्स के अंदर में जो मिक्सेस हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिले थे। कन्वीनियंट मिक्सेस ऑफ फूड आइटम्स, जैसे कि बात करें डोसा है, इडली है, बड़ा है या गुलाब जामुन है, बहुत सारे और स्नैक वगैरह हैं आज बहुत सारे पॉपुलर भी यहाँ पर हैं। ओके, तो इनको जो है वो इंडियन डिशेस के साथ में मिक्स करने का योगदान भी इनका जाता है। तो फूड सेक्टर में बेसिकली ये काम यहाँ पर किया गया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट ठीक है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर मारो। उसके अलावा US ने धोखे से टर्मरिक के ऊपर पेटेंट जो है वो ले लिया था।
CSIR ने लड़ाई भी की, ओके। और लड़ाई करने के बाद धीरे धीरे 1997 में इंडिया जीत गया, ओके। और जीतने के बाद उसको लगा कि भाई ऐसे तो कोई भी आएगा और इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर हमला कर देगा। तो CSIR ने इन चीज़ों से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और इसके अंदर में इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज का मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, उसको रोकने का काम यहाँ पर किया गया इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस के अंदर में, ओके। तो ये हल्दी का एग्जाम्पल लेकर के US जो है उसने पेटेंट ले लिया था, लेकिन हम केस जीत गए और पेटेंट जो है उसको रिवोक यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन आगे से इस तरीके की कोई चीज़ ना हो तो ये काम निकल करके आता है। ये तो एक केस है, ऐसे 250 के करीब केसेस जो है वो CSIR अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी के ज़रिए जीत भी चुका है। और जो पेटेंट डालने वाले लोग होते हैं, ओके, एप्लीकेंट्स होते हैं, उनके क्लेम्स को रिजेक्ट करवा चुका है कि भाई ये तो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है, ओके, ये मिलेगा। इसके अलावा CSIR के अंदर में इंस्टीट्यूट है दैट इज कॉल्ड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। उसने भी आपका बात कर सकते हैं कि ये सेंटर बेसिकली यहाँ पर डेवलप किया गया। और इस सेंटर ने DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को बढ़ावा दिया, जैसा कि हमने बताया कि इंडिया के अंदर में DNA फिंगरप्रिंटिंग बढ़नी शुरू हो गई। तो सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस उसका डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हुआ, जिससे कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है या पैटर्निटी डिटर्मिनेशन है, सीड स्टॉक वेरिफिकेशन है, वो सब काम शुरू हो गए। और 1955 के अंदर में लगभग ये चीज़ें जो हैं वो उभर के आनी शुरू हुई। फिर लेदर की प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया, ओके, लगभग 1996 के अंदर में। और धीरे धीरे लेदर के क्षेत्र में उसकी प्रोसेसिंग है या फिर रिटेल यूनिट्स हैं वो सब खोली गई और ये चीज़ें निकल करके आई। लेदर के लिए क्लीनर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज उभर करके आई। हाल ही जो पोल्यूशन के तरीके से क्लीनिंग होती थी उसको बैन करवाया गया, बंद करवाया गया और जॉब्स वगैरह भी क्रिएट की गई। तो लेदर के क्षेत्र में ये निकल करके आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज़ निकल के आई जिसका नाम था आर्टीथर, ओके। और ये फास्ट एक्टिंग एजेंट के रूप में उभर करके आया मलेरिया को ख़त्म करने के लिए। ये जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया, इसका नाम याद रखिएगा। ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव था जो कि आर्टेमिसिनिन से निकलता है। आज भी अगर मलेरिया से लड़ने का कोई आपको कह सकते हैं कि वैक्सीन या फिर कुछ चाहिए तो वो इसी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि प्लांट के कंस्टिट्यूट से निकाली जाती है, ओके। तो ये प्लांट का नाम भी नीचे दिया गया है बट इतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो चीज़ बीच में लिखी हुई है ये वाली, ओके, इसका नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये कह सकते हैं कि प्लांट का ही पार्ट होता है और इससे जो है वो मलेरिया की वैक्सीन्स आज भी तैयार यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये फर्स्ट एक्टिंग एजेंट के रूप में इंडिया में भी निकल करके आया। इसके अलावा अगर हम बात करें CSIR के अंदर में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, उसने हिमालयन क्षेत्र के अंदर स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा में प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पर शुरू की, ओके। और प्लांटेशन को रिवाइव करना यहाँ पर शुरू किया जिससे कि वहाँ के लोगों को टी प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़े और वगैरह वगैरह चीज़ें, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो चीपर कॉस्ट पर ड्रग का डेवलपमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर शुरू किया। HIV ड्रग्स जो हैं वो यहाँ पर बनानी शुरू की कम कॉस्ट के अंदर में। और ऐसी ही एक ड्रग जिसका नाम यहाँ पर दिया भी गया है, ओके, ये नाम पढ़ सकते हो, AZT इसको कॉमनली यहाँ पर कहते हैं। पहले ये इम्पोर्ट की जाती थी, ओके, और इंपोर्ट की जाती थी और लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो इसको इंडिजिनियसली बनाना शुरू किया गया। और इसके प्राइस देख सकते हो फिर धीरे कितने कम यहाँ पर हो गए, ओके। $10,000 पर एड्स विक्टिम को पड़ता था लेकिन अब 350 के करीब यहाँ पर पड़ा, ओके। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट नाम याद रखो, क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब याद रखो। फिर आपका आ जाता है 2000, ओके। और उस समय क्या चल रहा था तो तेजस नाम का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पर डेवलप किया गया और ये भी एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही यहाँ पर हुआ। 2001 में इसने उड़ान भी यहाँ पर भरी और ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसके अलावा फर्स्ट सिविलियन प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया, सारस नाम था और ये भी एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप हुआ। 14 सीटर प्लेन था। ये इसकी इमेज है, ये वाली जो है वो आपकी तेजस की इमेज है, ये वाली सारस की इमेज है दूसरी वाली, ओके। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। स्पीड वगैरह सब दी गई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको आपको कहीं से कहीं तक पढ़ने की ज़रूरत है स्पीड वगैरह को, बट याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ है। फिर जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे उनके कंजर्वेशन के लिए भी प्रोजेक्ट लाकोनिस शुरू किया गया। अब इसको ऐसे पढ़ो या फिर अलग अलग पढ़ो, ओके, LACONES, ओके।
तो ये मिल जाएगा। इसमें जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन करना है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और इसको जो है वो CSIR ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के शुरू किया गया। इसमें रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जेनेटिक वेरिएशन है, उन सबको एनालाइज करके, उन सबको मॉनिटर करके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की गई। ब्लैक बक की पॉपुलेशन को बढ़ाया गया, चीतल हैं या फिर ब्लू रॉक पीजन है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई। 2007 के अंदर में जो लाकोन्स हैं उसने स्पोटी का जो बर्थ है उसको अनाउंस किया, जो कि एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू डियर की कह सकते हैं कि संतान थी। ओके, यानी कि बेबी स्पॉटेड डियर था बेसिकली। ओके, तो वो निकल के आया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। तो इस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर में काम हो रहा है। एनवायरनमेंट सेक्शन क्यों अलग यहाँ पर रहेगा। ओके ओके, तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक होती है गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट बेसिकली कुछ नहीं होता, मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईसी जो केज होता है उसके अंदर में बेसिकली फंसे हुए होते हैं। और मीथेन आपको पता है कि इसको हम एज एन एनर्जी सोर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए CSIR के अंदर में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसकी एक्सप्लोरेशन यहाँ पर शुरू किया, इसको माइनिंग यहाँ पर शुरू की। और लिखा हुआ है कि गैस हाइड्रेट्स आर मीथेन मॉलिक्यूल्स जो कि केज लाइक आइस के केज में जो है वो लॉक्ड रहते हैं और इंटरनेशनल गैस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जितनी भी गैस हमको यहाँ पर चाहिए, ओके, एनर्जी हमको चाहिए, वो यहाँ से हमें मिल सकती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो गैस हाइड्रेट के रिजर्व्स आपको इंडियन कोस्ट के अलोंग में मिल जाएंगे और प्रिलिमिनरी स्टडीज़ जो हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी निकल करके आती हैं। इसके अलावा मिंट की कल्टीवेशन भी CSIR के अंदर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। और मैथेनॉल मिंट जो है वो काफ़ी सारे फार्मर्स की लाइवलीहुड के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स यहाँ पर हो जाता है और हम एक्सपोर्टर भी हैं और मिथेनॉल मिंट के और इसके ऑयल के सबसे बड़े। ओके, इसके अलावा बात करें तो गायरोट्रॉन है वो यहाँ पर हमने पहले डेवलप किया। ओके, फर्स्ट इंडियन गायरोट्रॉन यहाँ पर डेवलप किया। कुछ नहीं है, ये आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में सब इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर यहाँ पर डेवलप किया, जाने की ज़रूरत नहीं है। टीवी नेटवर्क्स को बेसिकली बेहतर करने के लिए सब एम्पलीफायर्स जो हैं वो इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते थे। ओके, इसके अलावा हमने जियोफिजिकल टेक्निक्स के रूप में मेराइन मैग्नेटो टेल्यूरिक्स ये यहाँ पर डेवलप करने शुरू किए, जो कि जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। ओके, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ है या फिर सौराष्ट्र रीजन है, वहाँ पर जो आपके मेराइन मैग्नेटो टेल्यूरिक्स हैं वो उनके सबके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो बेसिकली किया जाता था। ओके, तो ये चीज़ें कुछ निकल करके आती हैं। फिर ये बताया गया कि आपको कि पहला जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर की गई, फर्स्ट एवर ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ अ हेल्दी इंडियन सिटीजन, उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया बाई CSIR के अंदर में इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, उसके द्वारा। और अब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी इस काम को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर में भी मदद चल रही है। उसके अलावा आप देखोगे कि US है, चाइना है, कनाडा, UK, इन सब के साथ भी मिलकर के काम हो रहा है। उसके अलावा 2010 के दशक की अगर हम बात करें तो CSIR ने अपना रिपब्लिक डे पर फर्स्ट टाइम जो तबेलू है वो यहाँ पर लॉन्च किया CSIR का। ओके, तो 2011 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया और CSIR की जर्नी जो है वो यहाँ पर इस तबेलू के अंदर में दिखाई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CSIR के अंदर में NAL यानी कि एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाला जो इंस्टीट्यूट है, ओके, और महिंद्रा एरोस्पेस ने साथ में मिलकर के आप देखोगे कि डेवलप किया CNM-5 नाम का एयरक्राफ्ट। ओके, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाया जाने वाला आपका ये इस तरीके का एयरक्राफ्ट यहाँ पर था। ओके, तो नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया। फिर मार्ट की बात कर लें तो जिसको माइक्रो एयर व्हीकल एरोडायनेमिक्स रिसर्च टनल। ओके, तो ये चीज़ें भी निकल करके आई और ये टनल्स वगैरह सब निकल करके आई। इसके अलावा ये देखो, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दृष्टि ट्रांसमीजोमीटर ये तैयार किए गए, सब एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर निकल करके आया। इसके अलावा इसके बारे में पढ़ा हमने, जिसको सिंधु साधना, पहला इंडिजिनियसली बुल्ड रिसर्च शिप था सिंधु साधना। CSIR के अंदर में जो NIO है, जो आपका ये इंस्टीट्यूट निकल के आता है, इसने इंडिया की जो ओशनोग्राफी है उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सी रिसोर्सेज की मैपिंग वगैरह के लिए ये जो है वो आपका डेवलप किया गया था। इसके अलावा आ जाता है अकाउस्टिक टेस्ट फैसिलिटी है, याद रखने की ज़रूरत नहीं। फिर ग्लास ब्लॉक्स हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं।
फिर आ जाते हैं टंगस्टन पाउडर यहाँ पर बनाया। टंगस्टन को हम भारी मात्रा में इंपोर्ट करते थे, ओके। बट धीरे धीरे जो है वो नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी ने इसको यहाँ पर इंडिजियसली डेवलप करना शुरू किया और बहुत सस्ते तरीके से और शॉर्टेस्ट रूट से इसको जो है वो डेवलप करना शुरू किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाइट वेट कंपोजिट कंपोनेंट डेवलप होने शुरू हुए। और जो टैंक वगैरह हैं, या फिर आप देखोगे कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से DRDO वगैरह के साथ में मिलकर के टैंक वगैरह के लिए जो मेटल इस्तेमाल होती है वो अच्छी हो, कंपोनेंट जो हैं वो लाइट वेट हो, वो सब डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हुआ, ओके। इसके अलावा अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम भी ज़रूरी थे, क्योंकि अर्थक्वेक से आपका काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को भी। तो वो लॉस जो है उसको रोकने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप करने शुरू किए गए। फिर आता है ध्वनि नाम का सिस्टम। दिस ध्वनि सिस्टम इज कॉल्ड डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग एकॉस्टिक नाइट एंड वेव आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ओके। तो ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया ध्वनि नाम का, और ये मार्क्समैनशिप ट्रेनिंग डिवाइस थी। ट्रेनर्स एंड शूटर्स एक्यूरेसी टू शूट विद इन द सेकेंड्स। तो ये भी स्ट्रेटजिक पावर के लिए था, बेसिकली डिफेंस सेक्टर में इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, उनको भी डेवलप किया गया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मिल जाएगा आपको भिब्रा, ओके। तो ये है आपका विजुअल इंटेलिजेंस इन होम बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ओके। ये भी यहाँ पर डेवलप किया गया, याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसी के अलावा जोन्स डिजीज से निपटने के लिए पहली बार इंडिजीनियस वैक्सीन जो है वो यहाँ पर तैयार की गई, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ये भी याद नहीं रखना, ओके। इसके अलावा आप देखोगे कि लाइफ सेवर प्रोटीन ड्रग जो है बनाई गई, वो भी याद नहीं रखनी। मरकरी फ्री प्लाज्मा यूवी लैम्प डेवलप किए गए, वो भी नहीं याद रखने। नीरी जार जो है वो यहाँ डेवलप किए गए वाटर की या फिर कुकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के रिक्वायरमेंट के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है आपके टेराफेर फिल्टर्स, और ये जो हैं वो आपके डेवलप किए गए बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर में इन्होंने टेराफिल डेवलप किए। ये वाटर को फिल्टर करता है, आप ऊपर से पानी भरिए और नीचे जो है वो साफ़ पानी जाएगा। ये आपका जो 3 बॉक्सेस देख रहे हो इसमें ये ब्लॉक्स हैं, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो आप देखोगे कि मिट्टी वगैरह को मिला करके बनाए गए हैं, ओके। तो ये चीज़ें हैं, आयरन के पार्टिकल्स हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो कम कोज होती हैं, तो याद रखना। इसके अलावा सोलर पावर ट्री बनाया गया, ये रहा ऐसा पेड़ बनाया गया जिससे कि सोलर पावर मिलती है, तो सोलर पावर ट्री है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो ई रिक्शा हैं उसी की तर्ज पर ये आपके इस नाम से रिक्शा चलाए गए, ओके। तो ये रिक्शाज जो हैं बेसिकली पॉल्यूशन फ्री थे, सेफ, इकोनॉमिकल, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल थे, आज भी चलते हैं और आप लोग देख रहे होगे। किसने डेवलप किया नॉट इम्पोर्टेंट, बट याद रखो कि ये इस तरीके से लॉन्च किया गया। इसके अलावा दुनिया की लाइटेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट 4 डोर एंड 4 सीटर बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर डेवलप की गई, ये रही इमेज के अंदर में। ग्रीन एविएशन को बढ़ाने के लिए जेट फ्यूल जो कि ड्राइव किया जाता है बायोमास से, उससे हमने जो है वो ग्रीन एविएशन फ्यूल बनाने की कोशिश यहाँ पर की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि देहरादून के अंदर है, उसने इस काम को करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो बेसिकली की, ओके। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नोज़ जो है वो तैयार की। ये नोज़ बेसिकली ऐसा है कि इसमें जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके शरीर के अंदर में नहीं जाते हैं, वो आपको उसको रोक करके रखते हैं, ओके। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर जगह होते हैं, तो वो आपके शरीर में नहीं जाते, जिससे कि आपको डिजीज़ जो है वो नहीं होती, ओके। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इम्प्रूव्ड डोमेस्टिक कुक स्टोव है जिसका नाम है नीरधुर, ओके। तो ये भी यहाँ पर डेवलप किया गया, ये आपको स्टोव मिल जाएगा। इसी तरीके से ये ट्रैक्टर वगैरह हैं, ये डेवलप किए गए मैकेनाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को। इसी तरीके से आपको ये मिल जाएगा स्कैनर, ओके। और इस स्कैनर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और मिल्क के अंदर एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट तो नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया, ओके। तो ये चीज़ें कुछ मिलती रहेंगी, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इग्नोर मार सकते हो, ये इग्नोर ख़त्म कर सकते हो। हर्बल हेल्थ ड्रिंक्स जो हैं वो तैयार की गई, ये इग्नोर कर सकते हो। फिर स्मार्ट डिवाइसेस यहाँ पर तैयार हो रही हैं क्रैक्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, किसी बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में, ब्रिज के अंदर में किसी तरीके का क्रैक तो नहीं है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये डिवाइस तैयार की गई। इसका नाम भी दिया गया है, दिस कॉल्ड TL, ओके। तो मुझे नहीं लगता याद रखने की ज़रूरत है, बट फिर भी नाम दिया है तो देख लिया, ओके। फिर एक न्यू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया, लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ करके एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन हाई परफॉर्मेंस बेसिकली ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया। उसके अलावा जियो पॉलीमर कंक्रीट जो है वो भी डेवलप किए गए, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाएंगे, और जियो पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके इस काम को यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आई ब्लिंक कैन कंट्रोल डिवाइस,
तो इस तरीके की डिवाइसेस जो हैं वो तैयार की गई, जो कि आई की ब्लिंक के जितना समय आई ब्लिंक करने में लगता है उतने समय में जो है वो डिवाइसेस जो हैं वर्क करती हैं। इस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। फिर फर्स्ट एवर बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट हाल ही में जो है वो लॉन्च की गई, दैट्स को 27 अगस्त 2018 को ये फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर जो है इसने उड़ान भरी। ओके, तो इंडिया की पहली इस तरीके की बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट थी। और बायोफ्यूल्स के अंदर में काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती हैं, जैसे इथेनॉल है या फिर आपका बायोडीज़ल वगैरह है, उन सब का इस्तेमाल करके आईआईपी ने ही इस काम को किया। और इसके अलावा ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो भी बनाए, दिवाली पर पटाखे वगैरह फूटते हैं तो ग्रीन क्रैकर्स डेवलप किए गए। नीरी ने इसको डेवलप किया, नागपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है। और इनका नाम भी बहुत न्यूज़ के अंदर में आया था, जैसे कि आपका श्वास है, सफल है या स्टार है, 3 नाम आए। और इनकी कॉस्ट भी कम है और इनसे पॉल्यूशन भी नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इनकी फुल फॉर्म भी दी गई है, लाइक श्वास है तो उसको कहते हैं आप सेफ वाटर रिलीज़र, दूसरा आपका सफल दैट इज़ कॉल्ड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, और तीसरा स्टार दैट इज़ कॉल्ड सेफ थर्माइट क्रैकर। याद रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा होल जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर शुरू हो गई 2019 के अंदर में। CSIR ने इंडिजैन नाम का इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर शुरू किया। लगभग 1000 जो इंडियंस हैं उनका जीनोम सिक्वेंसिंग का लक्ष्य जो है वो इन्होंने यहाँ पर रखा। बायोडीज़ल प्लांट्स यहाँ पर डेवलप किए गए। बायोडीज़ल प्लांट्स के साथ साथ आप देखोगे कि बायोडीज़ल वगैरह डेवलप हों, और अलग अलग जो ऑयल सीड्स हैं लाइक टंग ऑयल है उनसे सब कन्वर्जन से बायोफ्यूल्स जो है उनका डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से जल दोस्त नाम का जो एप्लीकेशन है या फिर पोर्टल है, सब इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। एयरबोट है बेसिकली ये जल दोस्त, और फ्लड में रेस्क्यू के लिए इस काम को यहाँ पर किया गया। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लॉन्च्ड एन एयरबोट जलदूत इन द उसूर लेक इन सेंट्रल बेंगलुरु, और ये जो है वो फ्लड रिलीफ में यूज़ आएगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इस तरीके की बोट है, और फ्लड में कुछ लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ये बोट जो है वो डेवलप की गई, जिसको कॉल्ड एयर बोट। और इसका पर्टिकुलर जहाज़ का नाम, ये कोई पोर्टल नहीं है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये जलदोस्त जो है वो बेसिकली आपका ये एयरबोट है, ये एक तरीके का प्लेन है जो कि फ्लड रिलीफ में काम आएगा। तो याद रखना पोर्टल नहीं है। ओके, तो ये चीज़ निकल करके आती है, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों को भी ये कुछ याद नहीं रहने वाला, बट ठीक है यहाँ पर दी है तो मैं मैगजीन को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहता। फिर आ जाता है आपका हंसा नाम का न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, और 2020 की बात चल रही है। ओके, और वो तब से ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो अब ये करंट अफेयर्स वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो 3 सितंबर 2021 को इसने अपनी पहली फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर भरी। ओके, हांसा न्यू जनरेशन इसको यहाँ पर कहते हैं, इसको सर्टिफिकेशन भी मिल गया है ओके, सिविल एविएशन से। ओके, तो ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं। और उसके अलावा मोव कंट्रोल व्हीकल्स आए, ओके, टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो स्ट्रेटजिक सेक्टर में बेसिकली ये चीज़ मिल जाएगी आपको कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सब मेंटेन करनी है। तो 3 इनोवेटिव वेरिएंट्स लाए हैं, जिसको कॉम्पैक्ट, हैवी एंड मीडियम कैटेगरी ऑफ मोब कंट्रोल व्हीकल। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग व्हीकल्स की ज़रूरत है, तो उसको डेवलप किया गया, व्हीकल्स को डेवलप किया गया। इसके साथ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन ग्रीन क्रीमेटोरिया टेक्नोलॉजी बेसिकली डेवलप की गई है इस चीज़ के ऊपर भी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा इन्होंने अदिति ऊर्जा सांच यूनिट भी डेवलप की है। ओके, तो इसमें हम वही करेंगे, डाई मिथाइल ईथर उसका डेवलपमेंट करेंगे क्लीन और कॉस्ट इफिशिएंट तरीके से। डाई मिथाइल ईथर आपका जो एलपीजी है उसको चेंज करने में या उसके साथ में यूज़ यहाँ पर किया जाता है, और इसका पहला पायलट प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हींग है उसका इंडिजीनियस कल्टीवेशन यहाँ पर शुरू किया गया। इंडिया बहुत सारा हींग जो है वो वहाँ से इंपोर्ट करता है, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह रीजन से, लेकिन अब इसका जो है वो फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन जो है वो हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो शुरू किया गया। ओके, तो हींग, और इसको दूसरी भाषा में सफोइटिडा भी कहते हैं, इंडिया की बहुत सारी डिजीज़ में डिशेज़ जो बेसिकली फूड आइटम्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। पहली प्लांटेशन अक्टूबर 2021 में की गई लाहौल स्पीति रीजन के अंदर हिमाचल प्रदेश में, और लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई, फीट की ऊंचाई पर इसको जो है वो यूज़ किया गया। ओके, फ़िलहाल हम इसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब करते थे 2021 तक, अभी जो है वो इंडिजीनियस कल्टीवेशन यहाँ पर शुरू की है।
इसके अलावा बैटरी बेस्ड स्पेयर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, लाइक बहुत सारी फसलें हैं उसमें पेस्टिसाइड को स्प्रे करना है तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता था, लेकिन अभी ये सब वेस्ट ना हो उसके लिए एफिशिएंट मेथड जो है वो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और इससे जो फार्मर्स हैं उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा बात करें भारतीय निर्देशक द्रव्य, जो कि आपका क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इस्तेमाल किया गया, ओके। और ये जो है वो आपका भारतीय निर्देशक द्रव्य एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन के रूप में वर्क करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो बीपीसीएल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और ये सब टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने मिलकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग यहाँ पर बेसिकली की, ताकि जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट हों और करेक्ट डिसीजन आपको यहाँ पर मिले। ये सब जो है वो करंट अफेयर में अलग अलग समय पर हम लोगों ने कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टोटल कंप्लीट व्यू बता रहा हूँ, तो आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप ज़रा एक साल पीछे जा करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। बट यहाँ पर अगर हम इसके बारे में डिटेल में कवर करने के लिए बैठ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोफिजिकल सर्वे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। साथ में अगर हम बात करें तो पावर लाइन के रेस्टोरेशन के लिए इमरजेंसी सिस्टम उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया, ताकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उनमें कोई दिक्कत ना है, जिसको इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम। 3D प्रिंटिंग जो है वो भी यहाँ पर शुरू की गई, जिसके ज़रिए मेडिकल जो इम्प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। हाथ है या फिर प्रोथेस्टिक है कुछ, ओके, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो डेवलप की गई, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये सब जो है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और 3D प्रिंटिंग के ज़रिए यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, प्रोटोटाइप कार डेवलप की गई, और CSIR एंड KPIT पुणे ने मिलकर इसको डेवलप किया, और फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार थी। ये सब यहाँ पर डेवलप किया गया, जितना याद रहे उतना सही, जितना ना रहे उतना सही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुटवियर साइजिंग सिस्टम, हमारा जो इंडियंस हैं उनका जो मतलब आप जब जूता नापते हो ना, ओके, तो वो जो फूट का सिस्टम है वो यहाँ पर इंडिजीनियस नहीं था अब तक, तो अब हम उसको जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। CSIR के अंदर में CLRI नाम का इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने पूरे इंडिया से जितने भी पैर थे उन सब का डाटा जो है वो कलेक्ट किया, फूड डाटा कलेक्ट किया, और फुटवियर साइजिंग सिस्टम इंडिया का खुद का लॉन्च किया। इंडिया की पॉपुलेशन का 3D डिजिटल मैपिंग टेक्निक के जरिए 3 डायमेंशनल फूड स्कैनर यहाँ पर डेवलप किया गया है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, अभी इसको डिटेल में नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा तेज़ी से यहाँ से निकलता हूँ, ओके। तो ये चीज़ें हैं, लाइक फेल्यूडा टेस्ट है वो यहाँ पर डेवलप किया, दिस कोल्ड FNCAS9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखो कि ऐसा भी कोई टेस्ट था, पेपर स्ट्रिप टेस्ट था, लो कॉस्ट टेस्ट बेसिकली यहाँ पर निकल करके आया, ओके। और ये जो है वो वायरस को विद इन एन आवर डिटेक्ट यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। और क्रिस्पर Cas9 बेसिकली मेथोडोलॉजी का यूज़ करके इस टेस्ट को यहाँ पर तैयार किया गया था। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा ये कुछ है डेसिकोल द कवरऑल सूट, ओके, तो कुछ नहीं है, ये सब वही है, PP किट हैं या फिर पैरामेडिकल्स के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आगे आ जाता है आपका हस्त सुरक्षा, ओके, तो हाथों के लिए बेसिकली हैंड वॉशिंग टेक्निक, ये सब इस्तेमाल यहाँ पर की गई। ऐसे ही नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स वगैरह तैयार किए गए, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट्स हैं, करुण भवन हैं, स्प्रेज हैं, कोविड स्प्रेज हैं, सैनिटाइजर सिस्टम हैं, ड्राई स्वैब्स हैं, ये निकल करके आई। इसके अलावा माइक्रो PCR चिप्स आ जाएंगी, ओके। कोविड-19 के लिए RT लैम्प, ये यहाँ पर जो है वो बेसिकली निकाले गए। RT लैम्प मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये फुल एब्रीवेशन याद रख लो, सफिशिएंट है। उसके अलावा आप देखोगे कि ये रोबोटिक डिवाइस आई, इंट्यूबेशन हुड आई, एयर सैनिटाइज़र हैं, आरोग्य पथ है। आरोग्य पथ की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सप्लाई चेन सॉल्यूशन है, ओके। और जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उनके अंदर में कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच ना हो, उसको रोकने के लिए ये यहाँ पर डेवलप किया गया। तो जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, लाइक PP किट वगैरह या फिर अदर इक्विपमेंट्स हैं, उनका मिसमैच ना हो उसके लिए आरोग्य पथ ये डेवलप किया गया। फिर राजस्थान किसान सभा है, मुक्त है, डेट्स कॉल्ड मल्टी वेवलेंथ UV सोर्स फॉर किलिंग पैथोजेंस, ओके, इन रियल टाइम। तो मुक्त जो है वो यहाँ पर डेवलप किया, अल्ट्रावायलेट सिस्टम के थ्रू वायरस वगैरह को ख़त्म करने का काम इसके ज़रिए किया जाएगा। इसे सीरोलॉजिकल सर्विलियंस है या फिर ऑटो जो UV डिसइंफेक्शन यूनिट्स हैं वो डेवलप की गई। तो भाई जितना याद रखो उतना ठीक, जितना याद रखो उतना कम, ओके।
तो जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व करो, बाकी पूरा जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर चलते हैं CSIR के जो अलग अलग मिशन चल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। और इसको हमने शुरू में ही बता दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें से CSIR के मिशन जो है वो एक चीज़ हो जाती है। ये मिशन ऐसे हैं जो कि लार्ज स्केल पर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर में। आप देखोगे कि पहला मिशन आ जाता है दिस कॉल्ड एरोमा मिशन, कई बार पढ़ाया भी गया है, मैं फिर से इसको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो CSIR का मिशन है, ओके, CSIR के अंदर में रन करता है मिशन, ओके। और इसके अंदर में जो एरोमा सेक्टर है उसमें हमें थोड़े से इंटरवेंशन लेकर के इस सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लेकर के आने हैं। एरोमा की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर है, इसकी प्रोसेसिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उन सबको यहाँ पर बढ़ाना है ताकि एरोमा इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़े, उससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी के अंदर में एरोमा मिशन के अंदर में हम जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और ये लगातार न्यूज़ के अंदर में रहता है। इसके ज़रिए हम लेवेंडर की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ओके। लेवेंडर का जो कल्टीवेशन है उसका प्रमोशन होगा, उसका बेसिकली नई नई जगहों पर इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो लेवेंडर ऑयल है, ठीक है, इससे ऑयल निकाला जाता है, उस ऑयल का यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक वगैरह के अंदर में, ओके। तो वहाँ से ये मार्केट जो है वो इस तरीके से बढ़ेगा। CSIR के अलावा अगर हम बात करें तो KVIC भी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। अपीडा है वो इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है। ट्राइफेड जो है वो इसको ट्राइबल एरियाज़ में लॉन्च कर रही है। इसके अलावा फ्रेगनेंस एंड फ्लोवर डेवलपमेंट सेंटर है, या और कुछ चीज़ें हैं ICAR वगैरह, वो भी इस में अच्छी भूमिका जो है वो यहाँ पर निभा रही हैं। मिशन के अंदर लगभग पूरी कंट्री जो है वो कवर की गई है। मणिपुर के ट्राइबल एरिया हों, उड़ीसा के ट्राइबल एरिया हों, हिमाचल प्रदेश के हों, लेह लद्दाख कारगिल, कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स, तो लगभग एंटायर इंडिया कवर किया गया है, जहाँ पर भी इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर मिलती हैं। इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उस पर भी फोकस है, जैसे सालविया है या ये सब हैं, मिंट वगैरह की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ओके। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट समझो कि इस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। इसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो निकल करके आते हैं अरोमा मिशन के, और ऑब्जेक्टिव के अंदर में पहला ये है कि इसके अंदर में हमें जो लेवेंडर के कल्टीवेटर हैं, ओके, फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, उनको टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उपलब्ध कराना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेम्यूनेटिव प्राइस पर बाई बैक मैकेनिज्म को भी इंश्योर करना है ताकि फार्मर्स को किसी तरीके का लॉस ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऑयल यहाँ से निकलेगा उसको अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराना है, और ग्लोबल ट्रेड में भी उसका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाना है ताकि इनपुट में भी वैल्यू एडिशन यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के साथ में अलग अलग कोलेब्रेशन करना है ताकि इस इसेंशियल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। राइट, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरोमा मिशन की प्रोग्रेस के बारे में कुछ आउटकम्स लगातार निकल करके आते रहते हैं। जैसे देखा गया है कि फार्मर्स की इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुई है, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ है, कितना हुआ है नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जनरेट हुआ है। इसके अलावा जो इंडियन फार्मर्स हैं और एरोमा इंडस्ट्री है वो ग्लोबल लीडर भी उभर करके आ रहे हैं। इसेंशियल ऑयल का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन जो है वो लगातार जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन टू इसेंशियल ऑयल्स, ओके, तो दो अलग अलग तरीके के ऑयल बनते हैं जिनके नाम भी दिए गए हैं, उनमें हम जो है वो एक्सपोर्टर और प्रोडक्टर के रूप में उभर करके आए हैं। इसके अलावा एडिशनल एरिया भी इसके अंदर में यहाँ पर कल्टीवेशन के अंदर में लाया गया, लगभग 30,000 हेक्टेयर का एरिया इसके अंदर में बढ़ा भी दिया गया है। ऐसे ही CSIR का वर्क करता है फ्लोरिकल्चर मिशन। आपको पता है कि जो फूल वगैरह होते हैं उनकी भी अपनी एक डिमांड होती है, ओके, लाइक शादी वगैरह है तो वहाँ पर भी चाहिए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑयल्स हैं वो उससे यहाँ पर बनते हैं फ्रेगनेंस वगैरह के लिए, तो उसमें भी यही काम हो रहा है कि उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए किस तरीके से फ्लोरिकल्चर बढ़ाई जाए, जो वाइल्ड नेटिव प्लांट्स हैं उनकी जो ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं उनको निकाल करके लाया जाए, डोमेस्टिकेशन है या फिर पॉपुलराइजेशन है उसका किया जाए, ताकि ग्लोबल फ्लोरिकल्चर क्रॉप डाइवर्सिटी में इंडिया का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर बढ़ सके। मिशन के कुछ एम नज़र आते हैं कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है। भाई मिशन का एक मकसद तो ज़रूर से यही होगा, इसके साथ साथ उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी करना है, नई फ्लोरल वैरायटी लेकर के आनी है, अच्छे अच्छे फूल जो हैं वो उगने चाहिए वैरायटी के हिसाब से, ओके, तो ये मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एरिया को इसके अंदर में एक्सपेंड करने का काम भी यहाँ पर है। इसके अलावा हम अर्बन फ्लोरिकल्चर को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि रूरल एरिया में तो देखने के लिए मिल ही जाता है, अर्बन एरिया में चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो उनको भी बढ़ाना है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च करनी है। एक्वा सॉरी, ये जो इपी कल्चर है, इपीकल्चर और फ्लोरिकल्चर, इन दोनों को जो है वो
बेसिकली साथ में लेकर के आना है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड यहाँ पर हो जाती हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट यहाँ पर करने का काम करती हैं। ओके, इसके अलावा नेशनल लेवल इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में आप समझौता भी साइन कर सकते हैं। ओके, इस क्षेत्र के अंदर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में लिंकेजेस जो हैं उसको यहाँ पर बढ़ाने का काम करना है। कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर हासिल हुई हैं, जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई है फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स को उगाने में, न्यू वेराइटीज़ भी डेवलप की गई हैं, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए गए हैं, नई और 12 वेराइटीज़ भी यहाँ पर आई हैं। तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट समझने की कोशिश करो कि हाँ ये सब काम यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो मिशन है उसमें आपका एम ये है कि लगभग करंट ईयर के लास्ट तक 2000 हेक्टेयर भूमि जो है वो फ्लोरिकल्चर क्रॉप के अंदर में लेकर के आई जानी चाहिए। ओके, तो ये अलग अलग मकसद यहाँ पर हो जाते हैं। आप जस्ट ये याद रखो कि CSIR और उसके अंदर में इस तरीके के मिशंस जो हैं वो चलते रहते हैं। ओके, इसके अलावा 25 नई वेराइटीज़ जो हैं वो अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस में है। 16 वेराइटीज़ ऐसी हैं जिनको बेसिकली रजिस्ट्रेशन और कल्टीवेशन के लिए नेशनल ट्रायल पर रखा गया है। तो ऐसी सब चीज़ें याद रखनी है। इस ऐसे ही मिशन आपका आ जाता है कॉटन, और ये वाला मिशन जो है वो 2019 में शुरू किया गया था। इसमें वही है कि ऊपर फूलों को बढ़ाया, उससे पहले लेवेंडर कल्टीवेशन को बढ़ाया। यहाँ पर जो कॉटन है उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करना है, जैसे यील्ड का प्रोटेक्शन कह सकते हैं। ओके, मतलब वहाँ पर अलग अलग तरीके के पेस्ट लग जाते हैं, तो उन पेस्ट से कोई हानि ना हो, यील्ड कम ना हो, एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो कम ना हो, उसके लिए सब जो काम यहाँ पर किया जाता है। ओके, CSIR के अलावा ICAR के अंदर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है नागपुर के अंदर, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी के अंदर में, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है लखनऊ के अंदर में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वही है कि जो कॉटन की वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना है ताकि इंसेक्ट जो है वो उस पर ना लगें। उसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं कि जो GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, ओके, उसको भी यहाँ पर धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं। ओके, और उसमें जो पेस्ट वगैरह लगते हैं उसको भी ख़त्म करना है। बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन आया ही इसलिए कि ताकि जो बॉलबॉम नाम का वायरस था वो यहाँ पर ना लगे, बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इंसेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसके अलावा GM की जो कॉटन वेराइटीज़ हैं उसका डीरेगुलेशन भी करना है, और नई जो इंसेक्टिसाइडल जीन्स हैं, प्रमोटर्स हैं, या डेवलपमेंट हो रहा है कॉटन की अलग अलग वेराइटीज़ का, उनको भी डिस्कवर करके लाना है। इसके अलावा अलग अलग और टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर करना है ताकि पेस्ट कंट्रोल यहाँ पर किया जा सके, जैसे कि फिरोमोन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत तुरंत टेक्निक नहीं है। ओके, तो हमारे मतलब हो सकती है उस कॉटन फील्ड के लिए, लेकिन हमारे लिए जस्ट एक टेक्नोलॉजी, इससे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हमें अभी कवर करनी होती है। ओके, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लाइक ये सब आपको मिल जाएगा, कॉटन बॉल पिकिंग मशीन वगैरह, इन सब का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है। मशीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कम से कम नुकसान जो है वो बेसिकली यहाँ पर हो। इसके अलावा इसके कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स भी निकल करके आई हैं, और पिंक बॉल बॉम से पूरा इंडिया जो है वो जूझ रहा था, कॉटन के फार्मर्स यहाँ पर जूझ रहे थे। तो इसके लिए फीमेल स्पेसिफिक फिरोमोन्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए, और अब ये इंसेक्ट जो है वो कॉटन के फार्मर्स मतलब कॉटन की क्रॉप से हटा करके इसका ध्यान जो है वो कहीं और को यहाँ पर भटकाया गया ताकि कॉटन को नुकसान ना हो। इसके अलावा ये देखोगे ऊपर कॉटन इंसेक्ट, मतलब समझो कि कॉटन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पेस्ट और इंसेक्ट की ही यहाँ पर रहती है, और उसी की वजह से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो है वो इसके अंदर में हमने लॉन्च किया। ऐसे ही आता है CSIR का सीवीड मिशन। सीवीड जो है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे इसकी कल्टीवेशन करते हैं, कैसे इसका यूज़ हो सकता है, बायोफ्यूल से लेकर के खाने तक में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट में भी इसका यूज़ यहाँ पर होता है। तो ये मिशन भी जो है वो 2019 में शुरू यहाँ पर किया गया था ताकि जो सीवीड है उसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो सके, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो सके। इसके अलावा अलग अलग जो कोस्टल एजेंसीज़ हैं और स्टेट हैं वो साथ में मिलकर के इस मिशन के अंदर में योगदान देते हैं। इसकी कुछ हाल ही में अचीवमेंट्स भी देखने के लिए यहाँ पर मिली हैं, लाइक जो सीवीड है उसमें हमने क्लोनल जो प्रोपागेशन होता है उसके ज़रिए अलग अलग वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की हैं। ओके, प्रमोटिंग सब्सटेंसेस यहाँ पर डेवलप किए हैं। इसके अलावा सीवीड का यूज़ करके हमने एनिमल फीड एडिटिव फॉर्मुलेशंस भी यहाँ पर तैयार किए हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके एनिमल्स के अंदर में। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने जो है वो अगार और एल्जिनेट, इनका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बढ़ाया है। बेसिकली इनका डेवलपमेंट सीवीड के ज़रिए होता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी।
और इनको जो है एग्रीकल्चर फील्ड में अगर यूज़ करें तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर बेसिकली इसको अगर हम सॉइल के साथ या फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके यहाँ पर यूज़ करते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। ओके, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं लाइक जर्मोप्लाज्म वगैरह है, या फिर पायलट स्केल पर जो सीड प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर बेसिकली बढ़ाया जा रहा है सीवीड के कल्टीवेशन के लिए। तो 4 मिशन जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मिशन हो गया आपका, सीवीड मिशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर हो गया, कॉटन मिशन यहाँ पर हो गया, और आपका ये वाला मिशन जो सबसे पहले पड़ा एरोमा मिशन यहाँ पर हो गया। तो ये चारों जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, लिखा हुआ है अगला आर्टिकल आ जाता है, डेट्स कॉल्ड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग 3 पिलर्स ऑफ नेशंस ग्रोथ। ये आर्टिकल के अंदर से काफ़ी कुछ निकलता है, लेकिन यूपीएससी के काम का कुछ भी नहीं निकलता। अब देख सकते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स टेक्निक्स किस तरीके से बननी चाहिए, ब्रिज कैसा होना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। ये हमारे किसी काम की नहीं, सिवाय एक सिविल इंजीनियर के। ओके, तो एक सिविल इंजीनियर को इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, अदरवाइज इग्नोर मार सकते हो। यूपीएससी के लिए किसी काम का आर्टिकल नहीं हो जाता। ऐसे ही आगे 2 आर्टिकल्स और दिए गए थे, एनर्जी सेक्टर के अंदर में दिया गया था, और माइंस मिनरल्स मेटल्स एंड मटीरियल के अंदर में दिया गया था। इसमें भी इतनी टेक्निकलिटीज़ दी गई थी कि हमारे किसी काम की यहाँ पर ये नहीं हो जाती हैं। ओके, हाँ, एनर्जी वाला जो आर्टिकल यहाँ पर है, एनर्जी सेक्टर वाला, उसमें थोड़ा सा हमारे काम की चीज़ें यहाँ पर है, जो कि मैं सिर्फ एक स्लाइड के अंदर में ही निकाल करके लेकर के आया हूँ। जैसे कि अगर हम बात कहें तो एनर्जी और एनर्जी डिवाइसेस के अंदर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी, और हर घर बिजली होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सब जगह पर बिजली की सुविधा हो, एनर्जी हो, और एनर्जी सिक्योरिटी पूरी कंट्री में यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी CSIR डेवलप करता रहता है, जैसे कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर दी गई हैं। अब इनको पढ़ लो बस, वही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा इसके अंदर में डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ करके इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे वर्चुअल इंटेलिजेंस टेक्निक फॉर रिहेबिलिटेशन है, इसको शॉर्ट में वीरा कह दिया। बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको BEMS कह दिया। ओके, इम्प्रूव डोमेस्टिक कुकिंग बर्नर फॉर PNG है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, मत पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा बात करें आगे तो एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह के लिए कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अलग अलग कह सकते हैं कि बिल्डिंग कोड्स भी डेवलप किए गए हैं, जिससे कि एनर्जी का कंजर्वेशन जो है वो किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनको भी रिवाइज किया है, जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसका नाम है इको निवास संहिता। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं, और इन कोड्स के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कवर कराया डाउन टू अर्थ के अंदर में। डाउन टू अर्थ की मैगजीन आती है, उसके अंदर में इस चीज़ को बहुत डिटेल में कवर कराया, लेकिन यहाँ पर जितना कुछ दिया गया उतना ज़रूर से पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। नाम याद रखना, इको निवास संहिता। इको निवास संहिता बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसके अंदर में रूल्स लिखे हुए हैं, तरीके लिखे हुए हैं कि किस तरीके से एक बिल्डिंग बननी चाहिए ताकि उसमें कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो। एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन 2018, जिससे कि एनर्जी सेविंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सके, लाइक रिन्यूएबल सोर्सेज हो सकते हैं, पैसिव आर्किटेक्चरल सिस्टम हो सकता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, उन सब का इस्तेमाल करके जो है वो बेसिकली एनर्जी को कंजर्व करना है। इसके अलावा ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया गया। हाईवेज़ में ग्रीनरी को बढ़ाना है, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली नेशनल हाईवेज जो हैं वो यहाँ पर डेवलप किए जा सके। ऐसे ही आपको मिलेगा कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सतत प्रोग्राम। सतत प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया 2018 में। इसके अंदर में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो इसके अंदर में हम जो कह सकते हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके प्रोडक्शन को यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में बायोमास या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करके इस बायोगैस का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जाए। तो इन सब में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम चला रही है, CSIR अपने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो करता रहता है, हमें हर एक टेक्नोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, और लिखा हुआ है हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो सभी के लिए हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें CSIR जो है वो यहाँ पर करता है, जैसा कि कोविड-19 के अंदर में हमने डिस्कस भी किया, लेकिन अभी हम और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में CSIR कर क्या रहा है। तो CSIR जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आता है, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ नए इन्वेंशन हो सकते हैं, कुछ एडेप्टेशन मेजर्स हो सकते हैं, कुछ न्यू डेप्लॉयमेंट कह सकते हैं कि मीज़र्स हो सकते हैं। ओके, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सभी का इस्तेमाल करके अफोर्डेबल और एक्सेसिबल तरीके से मेंटल और फिजिकल वेलनेस को इंश्योर करने का काम CSIR यहाँ पर करता है। ओके,
इन्होंने कुछ ग्रांट चैलेंजेस भी चलाए गए हैं, और ग्रांट चैलेंजेस का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चैलेंज के अंदर में हम जो मकसद रखा गया है उस चैलेंज का, उसको फुलफिल करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है जीनोमिक रूट टू प्रिवेंट हेल्थ केयर, तो ये चैलेंज है जिसको इन शॉर्ट कह दिया ग्रुप हेल्थ। इसके ज़रिए क्या करेंगे, इसके ज़रिए जो है बेसिकली जीनोम सिक्वेंसिंग को यूज़ करते हुए हेल्थ केयर जो है उसको बेहतर करना है, और उसमें जो आने वाली बीमारियां हैं उनको हटाना है बेसिकली। ओके, जो जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं उनके बर्डन को ख़त्म करने का काम इसके अंदर में होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर हैं, लाइक मेडिसिन ऑफ टुमारो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज यहाँ पर हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद हैं उनको बेहतर करना है, उनका इंटीग्रेशन भी करना है। जैसे जिला अस्पताल वगैरह में अभी नहीं है तो वो करना है। उसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, क्रिएटिंग एक्सपोनेंशियली ग्रेटर कैपेसिटी टू प्रोवाइड प्रिसीजन मेडिसिन, तो जो आने वाले और वायरसेस वगैरह हैं उनसे लड़ने के लिए भी जो कह सकते हैं कि एकदम बेहतर तरीके की मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध करानी है। ओके, तो मेडिसिन ऑफ टुमारो के नाम से चैलेंज चलाया है। ऐसे ही पुश बैक इन्फेक्शंस के नाम से चैलेंज यहाँ पर चलाया है। ओके, तो ये कोई वर्ड नहीं दिया है, ये आप इस तरीके से देखो ना इसको, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मेडिसिन फॉर टुमारो के नाम से कोई बड़ा कैंपेन है जो कि आपको याद रखना है, या पुश बैक इन्फेक्शन के नाम से कोई बड़ा कैंपेन है। भाई ये चैलेंज है और ये इनको ऐसे करके पूरा करना है। ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है। जो नए इन्फेक्शंस उभर करके आ रहे हैं या पुराने हैं, लाइक फ्लू है, डेंगू है, एंसेफेलाइटिस है, ओके, उन सबको ख़त्म करना है। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चलता रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि हम स्पेशल एक फैंसी नाम लॉन्च करेंगे, दैट्स कॉल्ड पुश बैक इन्फेक्शन, और उसके अंदर में वर्क करेंगे। तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल कराने के लिए न्यूट्रिशनल इंडिया, न्यू इंडिया के नाम से कैंपेन लॉन्च किया गया। ओके, ऐसे ही यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा KIT, यानी कि नॉलेज इंटीग्रेशन विद ट्रांसलेशन, ये काम यहाँ पर किया गया। तो सोसाइटी को नॉलेज पहुँचाने के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में ये काम यहाँ पर होता है। अब CSIR के अंदर में हेल्थ केयर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI। ऐसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, दैट इज़ कॉल्ड IIM जम्मू। ओके, फिर आ जाता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, दैट इज़ IICB। और ऐसे ही आपका आ जाता है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, हैदराबाद बेस्ड है, CCMB। तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड हो जाते हैं, जो कि नॉलेज, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के जनरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये सब लेबोरेटरीज़ हैं अलग अलग, ओके, और ये CSIR के अंदर में वर्क करती हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, एक और इंस्टीट्यूशन दिया गया है चंडीगढ़ का, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। तो 5 इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, और इन 5 इंस्टीट्यूशंस की मेजर हाइलाइट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये हमारे काम की चीज़ें हो जाती हैं। भाई CDRI, यानी कि जो आपका पहला इंस्टीट्यूट है, डेट इज़ कॉल्ड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी उपलब्धियाँ जो है वो यहाँ पर बेसिकली दी गई हैं। तो भाई उपलब्धियाँ क्या हैं, भाई नई ड्रग्स यहाँ पर निकल करके आए, ठीक है, और जो वायरस है जल्दी से जल्दी उसकी पर्टिकुलर ड्रग निकल करके आए। इसके अलावा न्यू ड्रग्स जो हैं वो उनका डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। ड्रग्स की जो सिंथेसाइजेशन है ज़्यादा से ज़्यादा हो, नेचुरल सिंथेसाइजेशन हो या फिर आर्टिफिशियल सिंथेसाइजेशन हो, दोनों होने चाहिए। स्क्रीनिंग है या फिर उनकी ट्रायल्स हैं वो सब सही तरीके से हों, वो सब भी मेंटेन करना है। नई ड्रग्स के अंदर में आप देखोगे कि आर्टीथर, इसको हम पढ़ा चुके हैं, ओके, ये निकल करके आई। फिर ऐसे ही और हैं आपकी मेमोरी श्योर नाम से, सहेली नाम से ब्रांड नेम, ये सब मार्केट के अंदर में करंटली अवेलेबल है। मैंने आपको सहेली के बारे में भी बता दिया और मैंने आपको आर्टीथर के बारे में भी बता दिया है। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर इसके अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ और लेकर के आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए, ओके, तो ऐसी सब चीज़ें आती हैं। फिर ये IIM जम्बू वाला इंस्टीट्यूट आ जाता है। इसने क्या किया, तो वो भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं। IICB ने क्या किया, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं। फिर आगे इस वाले इंस्टीट्यूट को भी आप इग्नोर मार सकते हो, ओके। तो ये इंस्टीट्यूट वाइज तो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, हम CSIR का कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, यही बहुत ज़्यादा वाली बात यहाँ पर हो जाती है, तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में क्या काम हो रहा है उसको इग्नोर करो, अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हो। लेकिन अगर हम बात कर सकते हैं पूरे CSIR की, तो उसकी हेल्थ केयर में कुछ अचीवमेंट्स की बात मैं यहाँ पर आपसे कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सब डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इंसेकोग है, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हम बात करें तो RT-PCR के लिए ड्राई स्वैब एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल, लाइक फेल्यूडा टेस्ट है, ये सब हमने अभी अभी कवर किए हैं, लेकिन मैं इसको फिर से जो है वो एक बारी आपको कवर कराता हूँ, ओके।
तो INSACOG इसकी फुल फॉर्म है इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक कंसोर्टियम, और ये बेसिकली सार्स कोविड 2 के अंदर में जितने भी जेनेटिक वेरिएशन होंगे उन सब को मिला करके यहाँ पर वर्क करने वाला है। इसके अंदर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, लेबोरेटरीज और इस तरीके के जो सेंटर हैं वो इसके अंदर में आ जाते हैं। ओके, तो CSIR की लैब्स जो हैं वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभा रही हैं। सब लोग एक्टिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है वो करते हैं, और जीनोमिक सर्विलियंस को बढ़ावा भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है। ओके, और इसमें आप बहुत सारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न निकल करके आए, जैसे डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, तो उन सब का आइडेंटिफिकेशन करना है, उनको रीड करना है पूरी तरीके से। ओके, कि आखिर वो वायरस क्या कहना चाह रहा है, इस तरीके की बातें। ओके, इंडियन वेरिएंट आया तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, लाइक जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर में देखा गया था। राइट, तो ये सब चीज़ें जो है वो निकल करके आती हैं। इसके अलावा कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बूस्टिंग भी की जा रही है अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ में मिल करके। फिर ये बात करते हैं आगे RT-PCR टेक्निक के अंदर में क्या था कि पहले जो है वो RNA को निकाला जाता था, फिर जो है वो उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि कोविड-19 इज एन RNA टाइप वायरस ना, तो पहले RNA को आइसोलेट किया जाता था, अब फिर जो है उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर CSIR ने डेवलप किया फ्री डायरेक्ट RT-PCR। इसमें आपको RNA आइसोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, RNA निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट RT-PCR टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो ड्राई स्वैब का इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी कि जो RNA का आइसोलेशन करते थे, अब वो प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो प्रोसेस ओमिट कर दी गई, और इस तरीके से प्रोसेस भी फास्ट यहाँ पर देखने के लिए मिली। ओके, तो कॉस्ट भी कम हुई, और इसमें टाइम भी जो है वो बेसिकली कम लगेगा, क्योंकि ये वाला मेथड या फिर ये वाला स्टेप जो है वो इसके अंदर में नहीं है। इसके अलावा फेल्यूडा टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपसे अभी डिस्कस किया गया, इसकी फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, हमने अभी पढ़ी भी थी। और ये मैंने आपको ये भी बताया कि क्रिस्पर Cas9 के ऊपर बेस्ड है। Cas9 बेसिकली प्रोटीन है। ओके, Cas9 बेसिकली एक तरीके से प्रोटीन है, इसको सीजर भी कहते हैं, ये सीजर प्रोटीन कह सकते हो, और DNA कटिंग में काम यहाँ पर बेसिकली आती है। ओके, तो उसी के ऊपर बेस है ये, और क्रिस्पर डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है। और अगर हम कहें इसको तो कॉस्ट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ICMR के द्वारा डेवलप की गई, और ये टेक्नोलॉजी को टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को इसका जो लाइसेंस यहाँ पर दिया गया मार्केट के अंदर में। ठीक है, और इसकी जो कह सकते हैं कि RT-PCR के बराबर ही एक्यूरेसी यहाँ पर निकल करके आती है, और ये एक पेपर बेस्ड विजुअल डिटेक्शन था जो कि सीधे सीधे वायरस को डिटेक्ट यहाँ पर कर सकता था। ओके, तो बहुत तेज़ी से काम करने वाला जो काम यहाँ पर बेसिकली इसके ज़रिए देखने के लिए मिला। फिर इसको जो है वो टारगेट वगैरह सेट किए गए कि एक दिन में कितना कर देंगे, वो सब ज़रूरी नहीं है, जस्ट नाम याद रखो क्या क्या काम हुए। इसके अलावा रेडी टू ईट फूड यहाँ पर जो है वो बेसिकली तैयार किया गया। CSIR की लैब्स के अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिशियस और रेडी टू ईट फूड जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट या प्रोटीन के अंदर में काफ़ी रिच थे, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए उन फूड्स को जो है वो बढ़ावा दिया गया। रेडी टू ईट मतलब खोलो और उसको खा लो। ठीक है, तो इस तरीके के हैं, लाइक दाल खिचड़ी से लेकर के आयरन, जिंक, एनरिच्ड स्पिरुलिना है। ओके, ये सब चीज़ें जो हैं वो लाई गई, और 12 मंथ तक जो है वो ये फूड अच्छा रह सकता है। इसको डेवलप करने का श्रेय जो है वो CSIR को ही यहाँ पर जाता है। पैंडमिक के दौरान लाखों लोगों तक ये फूड जो है वो रेडी टू ईट फूड डायरेक्ट माइग्रेंट हैं, पेशेंट्स हैं, या फिर अदर जो लोग हैं जो माइग्रेशन कर रहे थे, उन सभी को ये फूड जो है वो उपलब्ध कराया गया। ओके, तो इस तरीके के काम जो हैं वो लगातार देखने के लिए मिले। ऐसे ही सीवेज सर्विलियंस भी कर रहे हैं। सीवेज सर्विलियंस के ज़रिए जो है वो हम कम्युनिटी के बेस पर, यानी कम्युनिटी के स्तर पर वायरस डिटेक्शन हम कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना वायरस लोड जो है वो उस एरिया में यहाँ पर होगा। तो ये काम जो है वो सीवेज सर्विलियंस के थ्रू यहाँ पर किया जाता है, और इससे हम कोविड-19 का एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। ओके, तो वायरस जो है वो आपके मल और मूत्र के ज़रिए सीवेज तक पहुँचता है, और वहाँ से डिटेक्ट करके पता लगाया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ से भी वो पूरा सीवेज आ रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में कितना वायरस लोड हो सकता है। ये सब काम जो है वो सीवेज सर्विलिएशन के थ्रू या वेस्ट वाटर सर्विलियंस के थ्रू यहाँ पर करे जा रहे हैं। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और DST और CSIR तीनों ने साथ में मिलकर के नेशनल प्लान फॉर सीवेज सर्विलियंस भी पूरी कंट्री के अंदर में लॉन्च किया।
इसके अलावा आरोग्य पथ नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। आरोग्य पथ की अगर हम बात करें, CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है। पेशेंट्स को दिक्कत ना हो किसी भी हेल्थ केयर सप्लाईज के अंदर में, तो वो उसको इस पर्टिकुलर पोर्टल के अंदर में देख सकता है। ओके, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उसको कह सकते हैं कि वेंटिलेटर्स चाहिए, उसको बेड्स चाहिए। ओके, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर में मिल जाएंगी। तो सप्लाई डिमांड बेसिकली के बेस पर ये वर्क करता है, और हेल्थ केयर सप्लाईज़ की डिलीवरी के लिए पोर्टल जो है वो तैयार किया गया था। इस पर रियल टाइम अवेलेबिलिटी मिलेगी कि कहाँ पर कितनी सप्लाईज़ मौजूद हैं, कस्टमर कितने हैं, कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं, कितने जो हैं वो खाली पड़े हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो कस्टमर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वो घर बैठे इन चीज़ों को देख सकता है। और इसके अलावा इसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि आपके आसपास कौन कौन सी पैथोलॉजी लैब्स यहाँ पर हैं। ओके, तो मेंटल हेल्थ सेंटर यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो कोविड-19 के दौरान ये काम जो है वो इसने जो है वो यहाँ पर किया, CSIR ने। ओके, इसके अलावा ये ट्रू नेट नाम का जो कह सकते हैं कि माइक्रो PCR यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, तो CSIR ने लॉन्च किया। ट्रू नेट नाम का माइक्रो PCR डिवाइस था, और इससे बहुत सारी डिजीज़ जो है उसका डायग्नोसिस यहाँ पर किया जा सकता था, और कोरोना इन्फेक्शन को भी उसकी जो प्रेजेंस है उसको भी यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो जस्ट नाम याद रखो, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा mRNA बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप करने शुरू किए गए वैक्सीन के लिए, या फिर थेरापेटिक्स अलग अलग मेडिसिन है उसके डेवलपमेंट के लिए। और इसमें बेसिकली मकसद यही था कि इन विट्रो ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म बेसिकली डेवलप किया जाए RNA को प्रोड्यूस करने के mRNA को प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उससे अलग अलग वैक्सीन जो है वो यहाँ पर बनाई जाएँ। भाई mRNA टेक्निक जो है उसमें महारत हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है वो फ्यूचर वायरस को ख़त्म करने की कह सकते हैं कि जो ताकत है वो इंडिया को यहाँ पर हासिल हो जाएगी। तो ये जो mRNA वाली तकनीक है ये भी डेवलप करना ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरीके के और भी मिशन यहाँ पर, और जो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कोविड-19 के दौरान देखने के लिए मिले, जैसे कि आपका स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन जो है वो हमने यहाँ पर तैयार की। CSIR के अंदर में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर तैयार किया, और ये कोविड-19 से लड़ने के लिए स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन थी। ओके, तो कोविड-19 की संरचना थी, उसमें स्पाइक प्रोटीन्स आपको देखने के लिए मिल जाती थी, उनको टारगेट करने के लिए ये सब डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया। फिर API मिशन चलाया गया, जिसको कोविड API मिशन, ओके, CSIR के द्वारा। इसमें बेसिकली जो वैक्सीन्स बन रही थी उनके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र की गई, जैसे वैक्सीन कोल्ड रेमडेसिविर है या फिर फेविपिराविर है। ओके, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम इस मिशन के अंदर में यहाँ पर किया गया। ऐसे ही बहुत सारी और ड्रग की डिस्कवरी की गई, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी के अलावा आप देखो कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, जिसकी डिमांड कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई और उसकी ज़रूरत पड़ी, तो उसका जनरेशन कैपेसिटी को यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया गया। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट समझो कि इस क्षेत्र में काम यहाँ पर हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एयर डक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम, जो एयर है वो क्लीन हो, ठीक है, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए भी और वैसे भी, तो उसके लिए UBC एयर डक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो तैयार किया। तो एयर फिल्टरेशन सिस्टम था बेसिकली, और इस तरीके की मशीन्स भी जो हैं वो बनाई गई। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, और इन सबको अलग अलग जगहों पर फिट भी किया गया मशीन वगैरह को। बट हमें सिर्फ इतना ही जानना था, आपको टेक्नोलॉजी का नाम याद रह जाए वही काफ़ी है। आपको ये याद रह जाए कि एयर डक्ट डिसइंफेक्शन सिस्टम भी लॉन्च किया गया था, वही सफिशिएंट है, क्योंकि उसी से ही आप अच्छा खासा 250 वर्ड जो हैं वो भर सकते हैं, अंदर की डिटेल ना भी बढ़ें तो भी। इसी तरीके से आगे चलें तो यहाँ पर एरोस्पेस ग्रोथ के बारे में बताया गया है। अब UPSC के पर्सपेक्टिव से एरोस्पेस में क्या हुआ, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लाइक सारस के बारे में पढ़ा, लाइक हंसा के बारे में पढ़ा। ओके, ये सब हमने पढ़े। हमने जो आपके पैसेंजर एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ पर कवर किया। तो ये जो है वो बेसिकली आपके लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए हैं, और आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ना था। तो 3 से 4 पेज का ये आर्टिकल था, इग्नोर मारना था, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए हमें नहीं पढ़ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, अर्थ साइंसेज, ओशन एंड वाटर के अंदर में, यानी CSIR जो सस्टेनेबिलिटी है उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और सततता हासिल करने के लिए क्या क्या काम CSIR के द्वारा किए जाते हैं वो बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, CSIR ने अगर हम कहें सस्टेनेबिलिटी के लिए ये पूरी लाइन जिसको कहते हैं E3OW, ओके,
इसको फोकस किया। E3 का मतलब होता है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंसेज। ओके, इसके बाद आता है ओ का मतलब है ओशन और डब्ल्यू का मतलब है वाटर। यानी इन 5 एरियाज पर स्पेशल फोकस करते हुए अपना जो प्रोग्राम है उसका नाम रखा है E3OW। ओके, ये प्रोग्राम के जरिए कंट्री का जो एनवायरमेंटल कह सकते हैं स्पेस है या सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन है, उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश इसके ज़रिए यहाँ पर की जा रही थी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं, लाइक इकोलॉजी से लेकर के एनवायरनमेंट, और अर्थ साइंसेज के अंदर में क्लाइमेट आ जाता है। ओके, फिर ओशन के अंदर में जो मेराइन रिसोर्सेज वगैरह हैं वो आ जाते हैं, और वाटर जो कि सभी की नीड है वो भी इसके अंदर में आ जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो E3OW थीम के अंदर में हम काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, जैसे वाटर साइकिल मेंटेन रहे। वाटर साइकिल का मतलब है कि उसके अंदर पोल्यूशन ना हो, एग्रीकल्चर में वाटर जो है वो उपलब्ध होता रहे। ऐसे कार्बन साइकिल है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सही तरीके से हो, जियो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करके जो ह्यूमन या फिर एंथ्रोपोजेनिक कार्बन का इमिशन होता है वो कम किया जा सके। ऐसे ही अर्थ के सरफेस पर जो अलग अलग तरीके के प्रेशर यहाँ पर पड़ रहे हैं उनको कम करना है, और कोस्टल एरियाज़ में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसकी थीम जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर में आप देखो कि मतलब जो भी चीज़ आप रखना चाहते हो वो इसके अंदर में इंक्लूड हो जाएगी, चाहे वो यूट्रोफिकेशन को रोकना हो, ओशियन एसिडिफिकेशन को रोकना हो, कोरल्स को प्रिजर्व करना हो, सब कुछ इसके एक्शन प्लान के अंदर में आ जाएगा। इतना बड़ा एक्शन प्लान इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। अब एक्शन प्लान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में अलग अलग दिया गया है, जैसे वाटर बात करते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू से वाटर यहाँ पर निकल करके आया। तो वाटर के अंदर में 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी थी। नंबर 1 सोर्स, यहाँ पर दिया गया है सोर्स, मतलब वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है। ओके, उसके बाद इन्होंने दिया है ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट भी करना है, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करना है, और फिर उसको अवेलेबल भी यहाँ पर कराना है, यानी कि उसको जो डिमांड क्रिएट हो रही है उसको प्रोवाइड भी कराना है। ओके, तो अगर हम बात करें सोर्स सस्टेनेबिलिटी की, तो इंडिया में आपको पता है कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी लगातार ख़त्म हो रही है, और क्वांटिटी भी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, यानी कि पीने के लिए पानी भी नहीं है और एग्रीकल्चर के लिए भी पानी भी नहीं है। बहुत सारे रीजंस जो हैं वो वाटर स्केर्स होते चले जा रहे हैं। हमारी 90% एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट ग्राउंड वाटर से यहाँ पर निकलती है, लेकिन धीरे धीरे देखें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज और एक्सट्रैक्शन के बीच में कह सकते हैं कि इम्बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे जो राज्य ऐसे हैं जो कि भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उतनी तेज़ी से वो रिचार्ज नहीं हो रहा। फिर कहीं कहीं पर आप देखें तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और सैलिनिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि CSIR के सामने आए सोर्स से रिलेटेड, कि ग्राउंड वाटर का सोर्स है तो लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ओके, सोर्स हैं लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, दैट्स कॉल्ड मैनेज्ड एक्यूफर रिचार्ज। एक्यूफर्स बेसिकली ग्राउंड सरफेस के अंदर में, सब सरफेस में कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े जो आपके वो स्पेस होते हैं। ओके, और जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है उनको एक्यूफर कहते हैं। तो उनका भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ओवर एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा था वहाँ से पानी का, तो उसको रोकने के लिए मैनेज्ड एक्यूफर रिचार्ज नाम का कह सकते हैं कि मेथड इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो जस्ट नाम याद रखना और किस लिए वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इस टेक्निक को लॉन्च करने का श्रेय CSIR को ही जाता है, और CSIR के अंदर में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसकी नॉलेज को बढ़ाया, उन्होंने एक्यूफर की नॉलेज को बढ़ाया, और उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए ये जो मार्क नाम की तकनीक है जो मैंने आपको बताई, दैट कॉल्ड मैनेज्ड एक्यूफर रिचार्ज। ओके, इस तकनीक का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर जो है वो किया। इसके अलावा कुछ और तकनीकें भी दी गई हैं जो कि आपको याद नहीं रखनी, या फिर जस्ट उनका नाम याद रखिए, जैसे कि हेलीबोर्ने TEM है। ओके, नई तकनीक। अब इसके बारे में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है या कैसे है। ओके, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो जियो फिजिकल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है नई तरीके से। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, CSIR है, इन तीनों ने साथ में मिलकर के एक मेगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए जो हाई रेजोल्यूशन एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा एरिड रीजन्स के अंदर में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो कि काफ़ी एरिड रीजन है, ओके, डेजर्ट वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ पर लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसकी मैपिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने ये हेलीबोर्न जियोफिजिकल कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर शुरू की। मतलब हेलीबोर्न का मतलब आप ये समझो कि जो
जो जो आपके उड़ने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं, उन सब के द्वारा जो है वो मैपिंग यहाँ पर की जाने वाली है। जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन इसको कहते हैं। कहाँ पर धरती के अंदर में स्पेस खाली है, उस सबको मैप करना एक्यूफर मैपिंग कहलाता है। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी भारी मात्रा में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रीटमेंट में एक मेथड आता है दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, दैट इज़ कॉल्ड आरओ। हर घर में मिल जाएंगे। आरओ एक अच्छी तकनीक निकल के आई। इससे डिसैलिनेशन किया जा सकता है, पानी की सैलिनिटी कम की जा सकती है। लेकिन इसमें कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिशन है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। हम न्यूट्रिशंस को ख़त्म करना नहीं चाहते, लेकिन न्यूट्रिशन कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस एक बड़े स्केल पर वर्क नहीं कर सकती, और तो इसी को ख़त्म करके एक नई टेक्निक लाई गई। वो आपकी थी इलेक्ट्रोडायलिसिस के बेस पर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली पानी ये देखो पानी यहाँ पर दिया गया है, उसका फुल फॉर्म भी दी गई है। पानी मॉडिफायर इंटरपॉलीमर टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज कंपोजिट मेम्ब्रेन इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की, जिसकी मदद से हम जो है वो उसकी सैलिनिटी को कम करते हैं। खास बात यह है कि इसके अंदर जो मिनरल्स कंटेंट है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रिशियस मिनरल्स हैं, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होते जैसा कि आरओ में हो जाते हैं। ओके, तो जस्ट यार ये नाम याद रख लो, इसमें मुझे नहीं लगता डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कहीं पर फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, यूरेनियम के कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो उससे भी लड़ने के लिए CSIR की लेबोरेटरीज जो हैं वो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर में आपका ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ लगाती रहती हैं। और इस तरीके से आपको मिलेगा कि लो कॉस्ट प्योरिफिकेशन मीडिया या डिस्क या कैंडल जिसको कह सकते हैं, उस तरीके की तकनीक आपको मिल जाएंगी। रेड क्ले मटेरियल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ओके, इस तरीके से आप देखो कि कम्युनिटी के लेवल पर इन्होंने चलाया फेयर टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड आयरन रिमूवल टेक्नोलॉजी। वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली आर्सेनिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोराइड की प्रॉब्लम भी है, तो वहाँ पर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको डेप्लॉय किया गया। समझ रहे हैं ना किस तरीके से आपको ये आर्टिकल कवर करना है, तो ये मिलेगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि बहुत जगहों पर सीवेज होता है। सीवेज में जो बहुत भारी मात्रा में पानी होता है, लेकिन वो गंदा होता है, तो उसके लिए भी एक ट्रीटमेंट मेथड की ज़रूरत यहाँ पर है। और उस ट्रीटमेंट मेथड के लिए ही आप देखोगे कभी कभी सीवेज का वाटर जो है वो जो साफ़ सुथरी नदियाँ होती हैं या फिर तालाब होते हैं उनमें जा कर के मिल जाता है, तो उसको भी पोल्यूट करता है। तो इस सबको पोल्यूशन से बचाने के लिए CSIR का जो नीरी नाम का इंस्टीट्यूट है उसने बनाया फाइटोरिड। ओके, फाइटोरिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया। फाइटोरिड टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, ये बेसिकली वेटलैंड प्रिंसिपल पर काम करती है। वेटलैंड जो हैं वो एज अ कह सकते हैं कि वाटर प्योरीफायर वर्क करते हैं। वेटलैंड में से जब पानी होकर के गुजरता है तो इनपुट तो ख़राब होता है, ठीक है, पानी में काफ़ी सारी गंदगी मिली हुई होती है, लेकिन जब आउटपुट निकलता है पानी वेटलैंड में से होकर के, तो वो काफ़ी हद तक क्लीन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और उसी प्रिंसिपल पर आपका ये जो फाइटोरोइड टेक्निक आपका यहाँ पर वर्क करती है। तो इसमें हम म्यूनिसिपल, अर्बन और एग्रीकल्चर, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वेटलैंड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बेस पर ये काम जो है वो किया जाता है। इसमें ये सेंट्रलाइज भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइज तरीके से भी ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के द्वारा। ओके, तो ये जो है वो चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी डिटेल में मत जाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइटोरेट टेक्नोलॉजी, इसको अपने नोट्स के अंदर में नोट कर लो। ओके, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जा रही है, अदरवाइज इग्नोर मारो। ऐसे ही ये तो वाटर के बारे में हो गया, ठीक है, वाटर के बारे में हुआ जैसा कि, ऐसी आपकी और चीज़ें आ जाती हैं, इट इज़ कॉल्ड E3 या O। ओके, एनवायरनमेंट वगैरह या ओशन वगैरह। तो इसमें अगर हम बात करें आगे, तो एनवायरनमेंट वगैरह के लिए अब ये कॉमन चीज़ें दी गई हैं, अब ऐसा कोई अलग अलग सेक्शन कवर नहीं है। ओके, तो अब कॉमन चीज़ें हैं। ये ग्रीन फायर क्रैकर्स लॉन्च किए गए एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए, जिसका नाम था स्टार, स्वास और सफल। ओके, ये यहाँ पर आपके जो हैं वो लॉन्च किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओशियन रिसोर्सेज की, ओशियन के अंदर में आप देखो कि भारी मात्रा में कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, लाइक गैस हाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल गैस है, या फिर कोल बेड मीथेन है, या जियोथर्मल एनर्जी है। ये सब जो है वो हम ओशियन से यहाँ पर हासिल कर सकते हैं।
गैस हाइड्रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो आइस का केज होता है और उसके अंदर में मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप रहते हैं। इन मीथेन के मॉलिक्यूल्स को निकाल के हम एनर्जी को जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसको फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका यहाँ पर है। और इसके लिए आप देखोगे कि मैपिंग वगैरह भी की जा रही है कि इंडिया में जो गैस हाइड्रेट हैं वो कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसकी मैपिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। याद रखो इस चीज़ को, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोल वगैरह की, तो इंडिया के अंदर में 5th लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व हैं पूरी दुनिया के। लेकिन आप देखो कहीं कहीं पर पता भी नहीं है कि कोल के इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको कोल बेड मीथेन अगली चीज़ आ जाती है, CBM इसको कहते हैं। तो कोल बेड मीथेन बेसिकली जो कोल की खदानें हैं वहाँ पर जमी हुई मीथेन होती है, उसका भी एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर करना है। ओके, तो ये है। अब कितने रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर दिया गया है, लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फिट, और 12 स्टेट के अंदर में आपको ये मिल जाएगी कोल बेड मीथेन। ओके, तो इस तरीके से ये कोल बेड मीथेन के रिसोर्सेज कंट्री के अंदर में हैं। तो याद रखो गैस हाइड्रेट के रिसोर्सेज हैं, कोल बेड मीथेन के रिसोर्सेज भी हमारे पास काफ़ी भारी मात्रा में हैं, और इनको जो है वो निकालने का काम स्पेशली दामोदर और सोन वैली के कोल फील्ड्स में स्पेशली किया जा रहा है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके साथ साथ ओशन के अंदर में बहुत सारे मैराइन लिविंग रिसोर्सेज हो जाते हैं, उनको भी बचाना। जैसे सीवीड के बारे में हमने अभी पढ़ा, सीवीड के अलावा फिशरी के काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। फिशरीज़ जो है उस इलाके में मिलती है जहाँ पर वाटर मिक्स हो रहा हो, फिजिकल मिक्सिंग हो रही हो वाटर की, या न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो, या प्लैंकटन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो। प्लैंकटन्स बेसिकली जो ओशियन फूड चेन होती है उसमें सबसे नीचे होते हैं, तो ये बाकी की जो स्पीसीज़ हैं उनके लिए फूड सोर्स का वर्क करते हैं। तो प्लैंकटन्स, ये तीनों कंडीशन जहाँ पर होंगी वहाँ पर फिशरीज सबसे ज़्यादा होंगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशंस हैं ये वेरी भी कर सकती हैं जगह जगह। जैसे न्यूट्रिशन जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा जहाँ पर टेम्परेट फ्रंट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा होगा। द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट फ्रंट्स एनहेंस न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन एंड बायोलॉजिक प्रोडक्शन वेयर फिशेज एग्रीगेटेड। ओके, तो जहाँ पर दो टेम्परेट फ्रंट्स मिल रहे होंगे वहाँ पर फिशेज की संख्या ज़्यादा होगी। तो याद रखना कि कहाँ पर फिशरीज़ के रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पर फिजिकल मिक्सिंग हो रही होगी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, टेम्परेट फ्रंट्स मिल रहे होंगे, और प्लैंकटन डाइवर्सिटी यहाँ पर जो है वो होगी। ओके, तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, और ये जो रीजन्स हैं वो आपको नेचर के अंदर में मिल जाएंगे। ओके, और हैंस एक्यूरेट प्रोडिक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ दीज रीजन्स इज हेल्पफुल फॉर फिशरमैन। तो जहाँ पर दो फ्रंट मिल रहे होंगे ऐसी सभी लोकेशंस फिशरमैन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ से हम अच्छी फिशिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखो ये सब टेक्निकल पार्ट हैं। ओके, ये टेक्निकल पार्ट करने का काम ही आपका CSIR का यहाँ पर है। गवर्नमेंट तो स्कीम लॉन्च कर देती है कि फ़िश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है, लेकिन वो बढ़ेगी कैसे, वो टेक्निकलिटी वाला काम ये होता है। ओके, तो ऐसे सभी जोन्स के अंदर में मछुआरे जब फिशिंग करने के लिए जाएंगे तो उनको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रीज़न हैं इंडियन कोस्ट लाइन में, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, या वेस्ट बैंक है, या क्विलन बैंक है। ये ऐसे हैं जहाँ पर फिशिंग के हाई रिसोर्स पोटेंशियल निकल करके आते हैं। फिशर्समैन को पता है ये कि ये इंपॉर्टेंट फिशिंग एरियाज़ हैं, बट कुछ एनवायरमेंटल मैकेनिज़्म है जो कि फिशरीज़ को इस रीजन में सपोर्ट होने से रोकते हैं। ओके, मतलब वहाँ की डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, वहाँ की जो क्लाइमेट हो सकता है, या फिर लोकल वेदर फिनोमिना हो सकता है। ओके, फिशरीज़ फार्मर्स को भी अगर हम देखें तो इन एनवायरमेंटल मैकेनिज़म्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो ये जो इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं इनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि जो वैल्यूएबल लिविंग रिसोर्सेज हैं मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर में, उनको जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाए, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। ओके, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी अप्रोच अगर हमने यहाँ पर अपनाई, द वाटर कॉलम एंड सी बॉटम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हाई फिशरीज रीजन, जो फिशरीज़ के हाई जहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो सकती है ऐसे रीजन्स, उन सब को अगर हम जो है वो लेकर के आए तो हम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है उसको फुलफिल जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली इस तरीके से निकल करके आते हैं। इसके अलावा सीवीड के बारे में मैंने आपको बताया
कि सीवीड जो है वो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल रिसोर्स हो जाता है, मेराइन बायोलॉजिकल रिसोर्स। फूड के रूप में भी इस्तेमाल होता है, शेल्टर है या रेफ्यूज़ है, फिश जो आपके फ़िश हैं या क्रस्टेशियंस हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। मतलब वो इसको खाने के लिए इस्तेमाल भी करती हैं, छुपने के लिए भी और शरण लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो छोटे मछलियाँ होती हैं उनके लिए ये प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। ओके, बड़ी मछलियाँ उनको खा नहीं पाती। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और न्यूट्रिशन में भी इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं, लाइक इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी एलर्जी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी डायबिटिक, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर सीवीड्स की देखने के लिए मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि सीवीड हमारे लिए भी ज़रूरी है और जो आपके बाकी की मेराइन कम्युनिटी है उसके लिए भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए भी एक स्टेप जो है वो CSIR ने यहाँ पर लिया है। कोंकण कोस्ट पर जो है वो इसकी डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए स्टडी सेंटर जो है वो यहाँ पर ओपन किया गया है। इस तरीके से आगे और समुद्र में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ग्रीन मसल है, इसकी भी कल्चर करने के लिए, इसको बेसिकली बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी सब सी फूड के अंदर में ही आ जाता है। इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो इसको बढ़ाने के लिए काम किया गया है। इसको लोकल भाषा में इस नाम से जाना जाता है, खैर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ऐसे ही आपका इंडियन येलो सी हॉर्स है। सी हॉर्सेज जो हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली साउथ एशिया में इनसे काफ़ी भारी मात्रा में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो तैयार किए जाते हैं, और चाइनीज़ मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड यहाँ पर है। तो सी हॉर्सेज जो हैं उनका रोल लगातार बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इनमें इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। तो इस रिसोर्सेज को भी बढ़ाने की ज़रूरत हमें यहाँ पर हो जाती है। देख सकते हो कि डिमांड बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उस पर ध्यान मत दो भाई, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। अन्य बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लोगे। जस्ट ये याद रखो कि हाँ भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडियन येलो सी हॉर्स, आपने पहली बार सुना होगा, ओके। और ये जो हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साउथ एशिया वगैरह में इनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। इसके कुछ डेरिवेटिव्स जापान, कोरिया में भी इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते हैं, ओके। अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर में जो सी हॉर्सेज हैं उनका एक एक्टिव रोल रहता है। इनके अंदर में कह सकते हैं कि एक वाइटल एनर्जी फ्लो विद इन द बॉडी देखने के लिए मिल जाता है, और क्यूरेटिव रोल भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अस्थमा जैसी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जस्ट इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा कुछ और काम केमिकल सेक्टर के अंदर में CSIR के यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड या और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, ये दोनों रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई एग्रोकेमिकल्स के अंदर में। ऐसे ही बाकी की भी दी गई हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और बायोटेक्नोलॉजी में CSIR क्या कर रहा है उसके बारे में भी हम 3-4 स्लाइड्स जो हैं वो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि एग्रीकल्चर है तो उसमें हमारा ध्यान बेसिकली इस चीज़ पर होगा कि सॉइल की हेल्थ इंप्रूव रहे, ठीक है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव रहे, कम से कम कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, फार्मर्स की इनकम बढ़े। न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल हो, महिलाएं हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम खत्म हो, माल न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो, ठीक, कुपोषण जिसको कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इनकी मदद से ये ऊपर के दोनों चीज़ें जो है वो हमें हासिल करनी है। तो उसके लिए ही जो है वो अलग अलग काम यहाँ पर CSIR के द्वारा हो रहा है, और इसी के ऊपर एक लगभग कमेटी भी बनी थी जो फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए 2018 में बनाई गई थी। इसका यही था कि फार्मर्स की इनकम तब बढ़ेगी जब उनका जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर क्रॉप की वो यहाँ पर बढ़ेगी, और फूड लॉस जो है वो कम से कम होगा, फूड बेस्ड ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, फूड बेस्ड नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सब जो है उससे आपकी फार्मर की इनकम यहाँ पर जो है वो बढ़ेगी। तो इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो CSIR ने एक थीम चलाई जिसका नाम था एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड बायोटेक्नोलॉजी थीम, दैट्स कॉल्ड ANB थीम। और इनका मकसद मैंने आपको बताया क्या था, नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए, नई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ज़रिए, जिसको इनोवेशन के ज़रिए, ओके, क्रॉप की वैरायटीज़ को इम्प्रूव करके ये चीज़ें हमें हासिल करनी थी जो मैंने आपको ऊपर बताई। इसके अंदर में 7 सब वर्टिकल्स आ जाते हैं, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये 7 सब वर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब किन किन क्षेत्र में काम करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल करनी है,
फार्म मैकेनाइजेशन और प्रिसीजन एग्रीकल्चर पर फोकस करना है, मतलब वही प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कुछ नहीं, सही तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट जो हैं वो डाले जाएं का आप कह सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कीजिए, टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए तब जा करके। ओके, इसी तरीके से एंजाइम पर भी फोकस रखना है, क्रॉप इंप्रूवमेंट करना है, राइजो बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है और एग्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। जब से CSIR बना है 1942 से, CSIR की जर्नी इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी रही है और उन्होंने काफ़ी कुछ काम भी यहाँ पर किया है। पहला काम मैं आपको लगभग 6ठी-7वीं बार पढ़ा रहा हूँगा कि बफेलो के मिल्क से इन्फेंट फूड यहाँ पर इन्होंने जो है वो तैयार किया। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस काम को यहाँ पर किया, बच्चों को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इससे यहाँ पर हासिल हुई। ऐसे ही इन्होंने जो है वो अंडर न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी काम किया। लाइक ह्यूमन के अंदर में कैलोरी इंटेक बढ़ाने के लिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नाम से एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया के अंदर में चलती थी। ओके, प्रोटीन एनर्जी ये नहीं मिलता था और इसके कारण कुपोषण, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो 6 साल से कम के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली अफेक्ट करता था। इसको जो है वो धीरे धीरे ख़त्म किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो डेवलप यहाँ पर किए गए। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ये कुछ नहीं है, बायोलॉजिकली एक्टिव ये आपके फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट पोज करते हैं, मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं, नाम से ही है न्यूट्रा। ओके, और फार्मास्यूटिकल के अंदर में जो स्यूटिकल होता है ना, वो ये वर्ड यहाँ पर जोड़ा गया है। ओके, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाले एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में वर्क करते हैं और फंक्शनल फूड के रूप में वर्क करते हैं। जो भी ओवर न्यूट्रिशियस हैं या अंडर न्यूट्रिशियस हैं उनको ख़त्म करके ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो और स्पीसी और स्पाइस हैं उनकी क्रॉप्स डेवलप की गई हाई वैल्यू की, ग्रीन मॉलिक्यूल्स वो डेवलप किए गए, CRMs जो हैं वो यहाँ पर निकाल करके लाए गए। ओके, CRMs मतलब सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स, जो कि पूरे ग्लोबल मार्केट में न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं, जिनके ऊपर सर्टिफिकेट होता है बेसिकली कि हाँ इनसे जो है वो मेडिसिनल या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ इनकी यहाँ पर होंगी। ओके, ये चीज़ है। ऐसे ही आप देखोगे कि बायो फर्टिलाइज़र है, प्लांट ग्रोथ है, बायो स्टिमुलेंट है, राइजो बैक्टीरिया, इनके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ कुछ काम किए जाएंगे, लाइक नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। ओके, और आप देखोगे कि प्लांट रूट की ग्रोथ है या वहाँ पर बैक्टीरियाज जो मौजूद हैं उनके ज़रिए सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये जो है वो बेसिकली प्लांट की बायोडाइवर्सिटी उसको बढ़ाने के लिए सॉइल माइक्रोब्स को क्रिएट करने का उनका एक होम क्रिएट करने का एक मकसद हो जाता है। इसी तरीके से सीवेड बेस्ड स्टिमुलेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए। सीबेड्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में सॉइल की सैलिनिटी को कम करना। ओके, ये काम जो है वो बेसिकली यहाँ पर शुरू किया गया। ऐसे ही जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाए गए, ये सब डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए। फिर क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पर किया गया। कई क्रॉप्स के अंदर में कीड़े लग जाते थे। ओके, बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते थे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण फसल नष्ट हो गई, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर किए गए, जीन वगैरह में चेंजेस करके और उनके जो इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं उनके अंदर में चेंज करके। लाइक आम बहुत देर में पकता है तो फिर उसको कम समय में पकाने के लिए मैंगो फ्रूट राइपनिंग मेथड्स जो हैं वो मार्केट में लाए गए। समझ रहे हैं? ये सब काम यहाँ पर किया गया। फार्म मैकेनाइजेशन यहाँ पर बढ़ाया गया, नए नए टेक्नोलॉजी निकल करके आई, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान में स्वराज नाम का ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया था, 20 हॉर्स पावर का, 20 हॉर्स पावर का। ओके, इस तरीके का। फिर इन्होंने दूसरा ट्रैक्टर बनाया 2000 में, जिसको सोनालिका ट्रैक्टर। ओके, तो ऐसा सब याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले ट्रैक्टर के बारे में आप जरूर याद रखोगे। प्रीसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट CSIR जो है वो करता रहता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, या फिर मैं कहूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इन सब का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर में किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सब इग्नोर मारो, किसी काम की नहीं है। ओके, डाटा सही होना चाहिए, वो चीज़ें अलग हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर अपने आप में कंसेप्ट उभर करके आता है, यहाँ पर जस्ट आपको उसका नाम पता होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में ये सब काम जो हैं वो इसमें किए गए। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी कि दिस इज़ कॉल्ड ANB। ओके, और इसी तरीके से एनवायरनमेंट सेक्टर के अंदर में अलग था E3OW। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो याद रखने की कोशिश करो, बाकी इसके अंदर क्या है अंदर क्या नहीं है वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ जो है वो आपकी मैगज़ीन ख़त्म होती है। 103 रिकॉर्ड स्लाइड्स पर मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ। ओके, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप इसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स जो हैं वो पढ़ाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।